हेलो दोस्तों, नमस्कार। संतोषी आईएएस में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आज यहाँ पर हम करेंगे कंप्लीट इकोनॉमिक्स, लेकिन ये दूसरे वे में होगा। ये आपका क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में होगा। लगभग 170 प्लस क्वेश्चन है यहाँ पर, और इन सभी क्वेश्चन को आप कर लीजिए। ये सभी आपके जो पेट का एग्जाम है उसी के अकॉर्डिंग आपका क्रिएट किया गया है। जो भी पेट में क्वेश्चन आते हैं, जो भी सिलेबस है, उसी के अकॉर्डिंग है। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। इससे पहले हमने हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी थ्योरी के फॉर्म में कंप्लीट किया है। एक अच्छे नोट्स के साथ जाकर आप उसको डाउनलोड कर लीजिए और वीडियो भी देख लीजिए। टेलीग्राम पर फ्री नोट्स होगा, एक बार नोट्स जरूर देखिएगा। मैं कहता हूँ नोट्स एक बार जब आप पेपर दे के आइएगा, नोट्स से एक बार जरूर मिलाइएगा कि पेपर में आया है यहाँ से कि नहीं। मैं प्रॉमिस करता हूँ वहाँ से आपके क्वेश्चन जरूर आएंगे। ठीक है, तो चलते हैं, यहाँ पर शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। अगर अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन का आंसर होगा, उसके बाद उसका एक्सप्लेनेशन होगा। लगभग थ्योरी प्लस क्वेश्चन सब कुछ यहाँ पर हो जाने वाला है। ठीक है, तो बताइएगा ये आपको कैसा लगा है, कमेंट बॉक्स जरूर जरूर करिएगा। ठीक है, चलते हैं, यहाँ पर देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि स्वतंत्रता के पश्चात भारत की प्रथम औद्योगिक नीति कब घोषित की गई थी। करें, जब स्वतंत्रता के पश्चात भारत की प्रथम औद्योगिक नीति कब घोषित की गई थी ये बताना है। तो ये कब घोषित की गई थी ये बता। 6 अप्रैल 1948 को घोषित की गई। थोड़ा जूम कर देते हैं ताकि आपको बड़ा दिखे। ठीक है। हाँ, तो स्वतंत्रता के बाद भारत की प्रथम औद्योगिक नीति, देखिए प्रथम औद्योगिक नीति, फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी अनाउंस कब घोषित की गई थी। तो 6 अप्रैल 1948 को ये प्रथम औद्योगिक नीति घोषित की गई थी। हम आंसर देख लेते हैं क्या कर रहा है। भारत की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा 6 अप्रैल 1948 को हुई थी, जिसका उद्देश्य क्या था, औद्योगिकरण की दिशा तय करना। ठीक है, तो औद्योगिकरण की दिशा तय करना इसका प्रथम उद्देश्य था। तो कब घोषित की गई थी, 6 अप्रैल 1948 को। तो याद रखेंगे 6 अप्रैल 1948, ये डेट याद रखेंगे। नहीं, देखते हैं हमारा क्या करें। करें, भारत की दूसरी औद्योगिक नीति की घोषणा कब, किस वर्ष हुई थी। करें, अब दूसरी जो औद्योगिक नीति आई थी उसकी घोषणा कब हुई थी। तो दूसरी औद्योगिक नीति की घोषणा 30 अप्रैल 1956 को हुई थी। तो याद रख लेंगे, यहाँ पर सी वाला आंसर हो जाएगा कि भारत की दूसरी औद्योगिक नीति की घोषणा कब हुई थी। भारत की दूसरी औद्योगिक नीति की घोषणा 1956, याद रखेंगे बस। ठीक है, 1956 में दूसरी औद्योगिक नीति की घोषणा हुई थी। हमारा यहाँ पर देखिए वही है। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं भारत का सबसे बड़ा वस्त्र उद्योग केंद्र कौन सा है। तो भारत का सबसे बड़ा वस्त्र उद्योग केंद्र कौन सा है। तो ये भारत का सबसे बड़ा वस्त्र उद्योग केंद्र मुंबई है। तो मुंबई भारत का सबसे बड़ा वस्त्र उद्योग केंद्र है। तो हम आंसर देखते हैं, भारत का सबसे बड़ा वस्त्र उद्योग केंद्र मुंबई है, जिसे कॉट कॉटन पिल्स ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो ये पूछ सकता है, तो कॉटनोपॉलिस ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है। तो ये कॉटनोपॉलिस ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है, ये कहा जाता है मुंबई को। तो मुंबई सबसे बड़ा वस्त्र उत्पादक है। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं, कह रहे हैं क्या, कह रहे हैं द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान भिलाई इस्पात संयंत्र किस देश की सहायता से स्थापित हुआ। ठीक है, इस इतने क्वेश्चन को आप कर लीजिए, आपका कॉन्फिडेंस इकोनॉमिक्स में डेवलप हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर बताइए किसके सहयोग से ये डेवलप किया गया। करें, भिलाई इस्पात संयंत्र कैसे याद रखेंगे। भिलाई, तो भिलाई ऐसे याद करेंगे, देखिए भिलाई जो है मतलब भलाई है, तो भिलाई से भलाई याद करेंगे। तो रूस एक ऐसा देश है जो हमेशा हमारा भलाई करता है। ठीक है, मतलब सोवियत संघ पहले था, अब तो वो रूस हो गया है, लेकिन उसी वही है। तो याद रखेंगे वो सोवियत संघ, तो यूएसएसआर। तो याद रख लेंगे भिलाई और भलाई, याद रखेंगे भलाई हमारा कौन करता है, रूस करता है। तो ये याद रखेंगे सोवियत संघ। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान भिलाई इस्पात संयंत्र किस देश की सहायता से स्थापित हुआ, सोवियत संघ की सहायता से स्थापित हुआ। नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या कह रहा है। करें, भारत संचार निगम लिमिटेड बीएसएनएल की स्थापना कब हुई। करें, जो बीएसएनएल की स्थापना हुई, तो आज तो बहुत उसकी हालत खराब है, क्योंकि उसका मतलब उस पर ध्यान नहीं दिया गया है बस। ठीक है, भारत संचार निगम लिमिटेड की स्थापना कब हुई। तो भारत संचार निगम लिमिटेड की स्थापना कब हुई, ये 2000 में हुई। तो भारत संचार निगम लिमिटेड की स्थापना 2000 में हुई। ये सरकारी एक दूरसंचार कंपनी है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। करें, कृभको का हजीरा उर्वरक संयंत्र किस पर आधारित है। करें, जो क्रिप्को है उसका हाजीरा जो संयंत्र है वो किस पर आधारित हो। तो हाजीरा उर्वरक संयंत्र किस पर आधारित है,
प्राकृतिक गैस पर आधारित है। तो याद रख लेंगे ये किस पर आधारित है, प्रकृति गैस पर। तो यहाँ क्वेश्चन देखते हैं, सूरत के निकट हजीरा में स्थित किर्भको का हजीरा उर्वरक संयंत्र प्राकृतिक गैस पर आधारित है। किस पर आधारित है, प्राकृतिक गैस पर आधारित है। यहाँ पर देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, करें एशिया का पहला निर्यात प्रसंस्करण एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन भारत ने कहां और कब स्थापित किया। तो एशिया का पहला निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन भारत ने कब और कहां स्थापित किया है। तो ये भारत ने कब और कहां पर स्थापित किया है, तो भारत ने इसको किया है कांडला 1965 में। तो याद रख लेंगे कांडला 1965 में ये भारत का पहला निर्यात प्रसंस्करण जोन, ठीक है, फर्स्ट एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन, ठीक है। तो ये कहां पर, कांडला में 1965 में किया गया है। करें भारत का सबसे महत्वपूर्ण लघु स्तर उद्योग कौन सा है। करें व्हिच ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इन इंडिया। तो ये कौन सा है, तो इसमें बताना है, चारों में बताइए कौन सा है। तो चारों में कौन सा है, हथकरघा। हथकरघा हमारा बहुत साल से चल रहा है, हथकरघा इस उद्योग, तो भारत का यही सबसे महत्वपूर्ण उद्योग है, ठीक है। लघु उद्योग स्तर हथकरघा उद्योग, क्योंकि यह ग्रामीण क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर रोजगार प्रदान करता है, हथकरघा उद्योग, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, कह रहे हैं भारत में ऊनी वस्त्र मिलों का लगभग 40% किस राज्य में है। मतलब जो ऊनी वस्त्र उद्योग है उनका कह रहे हैं सबसे लगभग 40% किस राज्य में मिलते हैं। तो ये 40% ऊनी वस्त्र मिलों का लगभग 40% किस में, ये आप पंजाब लगाएंगे, ठीक है। तो पंजाब में सबसे ज्यादा है ऊनी वस्त्र उद्योगिका का वो, ठीक है, मतलब मिल, ठीक है। तो वस्त्र मिल कहाँ है, पंजाब में। आप देखते होंगे कभी भी आपने वैष्णो देवी जब जाते होंगे, तो वैष्णो देवी आप अगर जाते होंगे तो वहां पर जब जैसे ही आप अमृतसर यहाँ पर मतलब किसी भी साइड से जाते होंगे, तो जब जैसे ही आप पंजाब में इंटर करते होंगे, तो वहां पर पंजाब में इंटर करते समय आपको क्या मिल जाता है, बहुत से लेडीज या मेंस सब लोग क्या करते हैं, वो जो ठंडी का सामान होता है वो देने आ जाते हैं, अगर ठंडी का दिन चल रहा है, ठीक है। तो याद रख लेंगे, तो वहां पर सबसे ज्यादा मिलें स्थापित की गई हैं ऊनी वस्त्रों का, क्योंकि वहां पर वो भी है, क्योंकि अगर आप उधर से जा रहे हैं वैष्णो देवी, या फिर वैष्णो देवी से मान लीजिए आप श्रीनगर जा रहे हैं, तो उस समय उस साइड क्या है, आपको ये सब की जरूरत पड़ती है। तो ठीक है, तो ये याद रख लेंगे पंजाब में। तो पंजाब में सबसे ज्यादा है, भारत की 40% ऊन मिले पंजाब में, विशेषकर लुधियाना में, अमृतसर में और गुरदासपुर में है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं आपका क्या है, करें नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड नालको की स्थापना कब हुई थी। करें नालको की स्थापना कब हुई थी, ये बताना है। तो नालको की स्थापना कब हुई थी, एल्युमिनियम कंपनी है, ये 1981 में हुई थी। तो नालको की स्थापना कब हुई थी, तो 1981 में। नालको की स्थापना वर्ष 1981 में हुई है। खाया खान मंत्रालय के अधीन एक नवरत्न लोक उद्यम है, ठीक है, नवरत्न एक कंपनी है, ये नालको, याद रखिएगा 1981 में हुई थी। कह रहे हैं योजना आयोग का गठन कब किया गया था। तो योजना आयोग का गठन कब किया गया था, ये बताना है, ये अच्छा क्वेश्चन है। तो योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को किया गया था। तो 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन किया गया था। तो ये याद रखेंगे, योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को किया गया था। मंत्रिमंडल प्रस्ताव के आधार पर किया गया था। यह एक गैर संवैधानिक और सलाहकारी निकाय है, मतलब ये संवैधानिक निकाय नहीं है। क्यों, क्योंकि इसका आप कोई आर्टिकल नहीं देखेंगे कि आपका ये आर्टिकल ये किससे रिलेटेड है, योजना आयोग से है, ठीक है। तो इसका कोई आर्टिकल नहीं है। तो ये 15 मार्च 1950 को एक गैर संवैधानिक और सलाहकारी निकाय है। कह रहे हैं प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है। ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में कई बार बने हैं। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना है वो किस मॉडल पर आधारित है। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित है, याद रख लेंगे। प्रथम पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित है, हेराल्ड डोमर मॉडल पर ये आधारित है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या है। अच्छा, ये भी बता दीजिए कि दूसरी पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित है। तो ये याद रखें, दूसरी पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित है। दूसरी पंचवर्षीय योजना वो किस पर आधारित है, पी महालनोबिस मॉडल पर। तो दूसरी याद रख लेंगे, ये जो पी महालनोबिस मॉडल है, ये पी महालनोबिस मॉडल, पीसी महालनोबिस, पीसी महालनोबिस, तो महान नोबिस, ठीक है, ले नोबिस, नोबिस मॉडल पर, इस पर आधारित है, ठीक है। तो पीसी महान लोबिस मॉडल पर कौन सा है, ये सेकंड जो परियोजना है, ये याद रख लेंगे। तीसरी परियोजना किस पर आधारित है, ये भी याद रखेंगे। तो तीसरी परियोजना जॉन कैंडी और एस चक्रवर्ती मॉडल पर,
आधारित है। तो जॉन कैंडी, ठीक है, तो जॉन सैंडी, सैंडी होगा, कैंडी नहीं, जॉन सैंडी, तो जॉन सैंडी और एस चक्रवर्ती मॉडल पर, ठीक है, तो एस चक्रवर्ती मॉडल पर, चक्रवर्ती, तो ये याद रखिए चक्रवर्ती मॉडल पर आधारित है, ये याद रखेंगे। अब देखिए कैसे याद रखेंगे, जॉन सैंडी और एस चक्रवर्ती मॉडल पर तीसरी पंचवर्षीय, यही तीनों याद रख लेंगे बस, और रहने देंगे किसी को याद करने की। तो ये क्या याद रख लेंगे, तो ये याद रख लेंगे पीसी महानलोबिस, तो पीसी महानलोबिस मॉडल दूसरा होगा, पहला होगा हेराल्ड डोमार्ड मॉडल, ये पहला होगा, ये दूसरा होगा, और जॉन सैंडी और एस चक्रवर्ती, देखिए चक्रवर्ती में सी एच रहता है ना, तो सी मतलब तीसरा, तो याद रखेंगे सी मतलब क्या होगा, सी मतलब तीसरा याद रखेंगे, तो वैसे याद रखिएगा जॉन या आपके पेपर में चक्रवर्ती ही पूछा जाता है, ठीक है, ठीक है। तो जॉन सैंडी और चक्रवर्ती मॉडल पर आधारित है, ये पीसी महानोबिस मॉडल पर आधारित है, और ये हेराल्ड डोमार्ड मॉडल पर पहला आधारित है, तो तीनों याद रख लेंगे। तीनों का कालक्रम क्या था, तो ये 21 से 56 तक पहला वाला था, तो 56 से 61 तक, तो ये जो पीसी महालनोबिस वाला था ये 1956 से 1961 तक, तो 1961 तक ये वाला था, ठीक है। इसके बाद जो तीसरा वाला मॉडल था वो कब से था, ये 1961 से तीसरा वाला 1961 से 1966 के बीच में था। अब देखिए 1961 से 66 के बीच में ये कौन सा तीसरा वाला, क्योंकि ज़्यादा दिन ये मतलब तीनों ही पूरा हो गए थे। कौन सा, 51 से 56, 56 से एक उन ये उन 56 से 61 और 61 से 66 तीसरी पंचवर्षीय योजना थी, तो तीनों पंचवर्षीय योजना याद रख लेंगे, ठीक है। लेकिन ये पूछा जाता है किसमें, कौन सी पंचवर्षीय योजना में भारत को बहुत ज़्यादा मतलब फ़ायदा नहीं हुआ जितना अचीव करने को, वो दूसरा पंचवर्षीय योजना, क्योंकि इसी में चाइना से लड़ाई हो गई थी, ठीक है, पाकिस्तान चाइना से। अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं, प्रथम पंचवर्षीय हेजार्ड डोमर माने इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, कृषि सिंचाई पर ध्यान एकत्रित करना, तो किसका मतलब उद्देश्य क्या था, कृषि सिंचाई था, कृषि और सिंचाई पर ध्यान एकत्रित करना पहला उद्देश्य था। दूसरे का उद्देश्य क्या था, दूसरे उद्देश्य था तीव्र औद्योगिकरण, तो दूसरे का उद्देश्य क्या था, तीव्र औद्योगिकरण याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या करा है। अब देखिए हमारा कह रहा है योजना योजना अवकाश के बारे में, प्लान हॉलिडे के बारे में कह रहे हैं, योजना अवकाश किस वर्ष की अवधि तक रहा था, तो योजना अवकाश कब से कब रहा था, 1966 से 69 के बीच में योजना अवकाश रहा था, तो याद रख लेंगे क्या, योजना अवकाश 1966 से 69 के बीच में ये योजना अवकाश की संज्ञा दी गई। इस समय कोई भी पंचवर्षीय योजना नहीं लागू की गई थी, इसीलिए इसको क्या कहा गया, योजना अवकाश कहा गया, ठीक है, तो याद रख लेंगे योजना आयोग क्यों कहा गया, क्योंकि इस समय कोई भी पंचवर्षीय योजना नहीं लागू की गई थी। अब 3 तक तो हम पढ़ लिए थे, हम चौथी पंचवर्षीय योजना देखते हैं और पांचवी पंचवर्षीय देखते हैं। तो चौथी पंचवर्षीय योजना में सबसे महत्वपूर्ण कौन सा कार्य हुआ था, तो चौथी पंचवर्षीय योजना कब से कब चली थी, 1969 से 1974 के बीच में ये चौथी पंचवर्षीय योजना चली थी। फोर्थ में यहाँ लिख देता हूँ। यहाँ पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये था कि यहाँ पर क्या था, यहाँ पर ये पूछा जाता है कि कौन सी पंचवर्षीय योजना में आपका 14 भारतीय राष्ट्रीय बैंकों का क्या किया गया, राष्ट्रीयकरण किया गया, तो यही है 14 भारतीय राष्ट्रीय बैंकों का क्या किया गया, ये जो प्रमुख भारतीय राष्ट्रीय बैंक है उसको क्या किया गया, उनका राष्ट्रीयकरण किया गया, ठीक है, तो याद रख लेंगे उनका क्या किया गया, राष्ट्रीयकरण किया गया। और एक यहाँ और भी पूछता है कि आत्मनिर्भरता की दिशा में प्रगति पर अधिक जोर दिया गया, यहाँ पर एक आत्मनिर्भरता वर्ड जोड़ा गया था, ठीक है, तो ये चौथी पंचवर्षीय योजना थी। पांचवी पंचवर्षीय योजना में क्या पूछा जाता है, फिफ्थ पंचवर्षीय योजना कब से कब चला था, तो 1974 से याद रखेंगे और 1978 के बीच में चला था। ये ऐसी योजना थी जो पूरी नहीं हो पाई थी, ठीक है, तो मतलब ये पूरी ही नहीं हो पाई थी। अब देखिए यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीजें क्या याद रख लेंगे, यहाँ पर दिया गया था गरीबी हटाओ योजना का जोर दिया गया, तो यहाँ पर पांचवी पंचवर्षीय योजना में क्या दिया गया था, गरीबी हटाओ, तो गरीबी हटाओ ये मतलब कैंपेन पर ज्यादा ध्यान दिया गया था, गरीबी हटाओ कैंपेन किसमें, पांचवी पंचवर्षीय योजना। पांचवी कब थी, 74 से 78, पांचवी 4 ही साल चला था, इसके बाद इसको समाप्त कर दिया गया था, ठीक है, तो ये याद रख लेंगे। यहाँ पर ये और याद रखिएगा ये किसके द्वारा तैयार किया गया था ये पंचवर्षीय योजना, तो प्रोफेसर क्या थे, डीपी धर द्वारा तैयार किया गया था, किसके द्वारा तैयार किया गया था,
डीपी धर के द्वारा ये तैयार किया गया था। कौन सा? ये पंचवर्षीय योजना। ठीक है। अच्छा, ये चीज मैं बताऊं, आज आप देखते होंगे भारत की राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली क्या है, पूरे विश्व में दूसरे स्थान पे है। तो ये जो राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली की शुरुआत की गई थी, किस पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई थी, मतलब कि हमारे यहाँ राष्ट्रीय राजमार्ग बनेगा, तो राष्ट्रीय नेशनल हाईवे, तो नेशनल हाईवे की जो शुरुआत की गई थी इसी में की गई थी, पांचवी पंचवर्षीय योजना में नेशनल हाईवे। ठीक है, तो नेशनल एनएच जो होता है, आप नहीं देखते हैं कि NH 7 होता है, NH 27 होता है, मतलब ऐसे ही सभी हाईवे होते हैं। तो वो क्या, किस में कहा गया था कि ऐसे हमारे यहाँ क्या बनेंगे, नेशनल हाईवे बनेंगे, तो वो पांचवी पंचवर्षीय योजना थी जिसमें कहा गया था कि हमारे यहाँ क्या है, ये नेशनल हाईवे बनेगा। ठीक है, तो ये याद रख लेंगे। अब देखिए ये 1978 तक क्यों चला, क्योंकि क्या हुए उस समय 1974 तक ही, वो 78 तक ही प्रधानमंत्री चेंज हो गए थे 78 में। इसीलिए क्या किया गया था, जो नए प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए थे, कौन नियुक्त किए गए थे, मोरारजी देसाई नियुक्त किए गए थे। उन्होंने इस योजना को क्या कर दिया था, खारिज कर दिया था, ये याद रख लेंगे। ठीक है। अब एक चीज और याद रख लेंगे, पांचवी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पांचवी से भर भर के क्वेश्चन आपके पेपर में बना हुआ है। कहा गया है कि 1974 में आपका एक कार्यक्रम चलाया गया था, वो कार्यक्रम क्या था, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम का मतलब, जो आपका न्यूनतम आवश्यकता एक आदमी की क्या होती है, न्यूनतम आवश्यकता एक आदमी की क्या होती है, प्राथमिक शिक्षा। तो प्राथमिक शिक्षा, उसके बच्चे क्या होते हैं, प्राथमिक शिक्षा ग्रहण करें, मतलब एक स्कूल में जाए, अच्छे स्कूल में जाए। दूसरी क्या होती है, पेयजल। पेयजल ये क्या है, पेयजल न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अंतर्गत आता है। ग्रामीण सड़कें, मतलब सभी लोग सोचते हैं कि हमारे यहाँ जो सड़कें हैं सही हों, कभी भी कभी कहीं भी जाना हुआ, किसी भी इमरजेंसी में तो आसानी से चले जाएं, तो ग्रामीण सड़कें होती हैं। ठीक है, तो ग्रामीण सड़कें हो गया, और आवास आदि शामिल थे, तो याद रख लेंगे आवास ये आदि ये शामिल थे। तो प्राथमिक शिक्षा, पेयजल, ग्रामीण सड़कें, आवास, ये सब क्या हुए थे, ये शामिल थे, किसमें थे, पांचवी पंचवर्षीय योजना में शामिल थे। ठीक है, तो ये याद रख लेंगे। तो 1974 से 78 के बीच में, ठीक है, गरीबी हटाओ। ठीक है, एनएच का जो फार्मूला आया था, मतलब नेशनल हाईवे क्रिएट करना है, इसी में डीपी धर के द्वारा ये क्रिएट किया गया था। गरीबी हटाओ, बस इतना ही आपको याद रखना है पांचवी पंचवर्षीय योजना में। एक बार और याद करिए क्या क्या हमने बताया, पांचवी पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ, ठीक है, डीपी धर के द्वारा ये प्रस्तुत किया गया था। और न्यूनतम आवश्यकता जो कार्यक्रम था इसी में चलाया गया था, जिसमें प्राथमिक शिक्षा, पेयजल, ग्रामीण सड़कें और आवास, इस पर जोर दिया गया था। बस इतना आपको याद करना होगा। ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट, देखते हैं हमारा क्या अभी आगे, ऐसे चलते जाएंगे, हम करेंगे नीति आयोग याद रखेंगे। नीति आयोग का गठन कब हुआ था, तो बताइए नीति आयोग का गठन कब हुआ था। अच्छा, एक चीज और इसमें बताइए, आपका जो आपका ये आया था, एलपीजी आया था, ये अगर मैं पूछूं क्वेश्चन कि जो एलपीजी रिफॉर्म आया था वो किस पंचवर्षीय योजना में आया था। ठीक है, तो एलपीजी रिफॉर्म किस पंचवर्षीय योजना में आया था, ये बताना है। तो एलपीजी रिफॉर्म किस में आया था, तो आठवीं पंचवर्षीय योजना में आया था। किसमें, आठवीं पंचवर्षीय योजना में एलपीजी रिफॉर्म आया था। ठीक है, तो ये अच्छा क्वेश्चन है, याद रख लेंगे। एक क्वेश्चन और होता है, आठवीं पंचवर्षीय में एलपीजी रिफॉर्म आया था, एक क्वेश्चन आठवीं परियोजना में और याद रखिएगा, जो आपका 73वां और 74वां ये क्वेश्चन पूछ सकता है, जिसके ऐसे घुमा के क्वेश्चन पूछेगा, 73वां और 74वां। ठीक है, तो 73वां और 74वां जो संविधान संशोधन हुआ था, चाहे हम पंचायती राज के बारे में पूछ कहें, चाहे आप स्थानीय स्वशासन के बारे में, नगर वाला, ठीक है, शहरी स्थानीय स्वशासन की बात करें, तो वो क्या होता था, चाहे 73वां संविधान संशोधन हो, चाहे 74वां संविधान संशोधन हो, ये किसके लिए था, ये आपका ये ग्रामीण के लिए या शहरी के लिए था। ये कब किस में आया था, तो ये आठवीं पंचवर्षीय योजना में आया था। ऐसे ही क्वेश्चन आपका पूछेगा। अभी इसी आठवीं पंचवर्षीय में एक चीज और हुआ था, भारत डब्ल्यूटीओ का सदस्य बना था। भारत क्या हुआ था, डब्ल्यूटीओ का सदस्य कब बना था, 1 जनवरी 1995 में भारत डब्ल्यूटीओ का सदस्य बना था। कब, 1 जनवरी 1995 में भारत डब्ल्यूटीओ का सदस्य बना था। किसमें बना था, यहीं में बना था। तो हमने क्या क्या बताया, जो 73वां और 74वां संविधान संशोधन हुआ था वो आठवीं पंचवर्षीय में हुआ था। एलपीजी जो रिफॉर्म आया था वो किसमें आया था, आठवीं पंचवर्षीय योजना में आया था एलपीजी रिफॉर्म। तो एलपीजी तो याद रखेंगे, एलपीजी तो याद रखें जी, तो
तो ये किसमें, 8वीं पंचवर्षीय। WTO का सदस्य भारत कब बना था, 1995 में, इसी में बना था। तो याद रखिएगा, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का सदस्य कब बना था, 1 जनवरी 1995 को भारत WTO का सदस्य बना था। तो ये इतना याद रखिए। देखिए कुछ चीजें क्या होता है, कुछ चीजें इंपॉर्टेंट होता है वो आपके पेपर के लिए, क्योंकि वो चीजें क्या है आपके फ्यूचर और पास्ट के दोनों से रिलेटेड होता है। क्योंकि एलपीजी रिफॉर्म ना आता तो आपकी जो ये इकोनॉमी इतनी डेवलप इकोनॉमी हो गई है ये ना होती। ठीक है, तो ये याद रख लेंगे। नीति आयोग का गठन कब हुआ था, तो कह रहे हैं नीति आयोग का गठन कब हुआ था, तो सिंपल ही क्वेश्चन है, 2015 में नीति आयोग का गठन हुआ था। तो ये याद रखेंगे 2015 में। चलते हैं यहाँ पर देखते हैं, नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को मंत्रिमंडलीय संकल्प द्वारा किया गया। इसका मेन उद्देश्य क्या था, तो इसका मेन उद्देश्य था सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना। तो इसका मेन उद्देश्य क्या था, सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना, ये याद रख लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या है। अब देखिए यहाँ पर क्या कर रहे हैं, कह रहे हैं नीति आयोग का गठन कब किया। अच्छा यही क्वेश्चन है, 1 जनवरी 2015 को किया गया था, बस यही वही क्वेश्चन। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, करें नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं ये आपको बताना। तो नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, थोड़ा सा छोटा करते हैं, ये थोड़ा सा कट जा रहा है। अभी देखिए आपको क्वेश्चन मत देखिएगा कि मैं क्वेश्चन यहाँ पर मैं जो एक्स्ट्रा बताऊंगा वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, तो कह रहे हैं जो आपका नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, तो नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, प्रधानमंत्री। वर्तमान में संरचना उपाध्यक्ष और पूर्णकालिक सदस्य उपाध्यक्ष सदस्य भी इसमें शामिल रहते हैं। इसका उद्देश्य क्या है, तो नीति आयोग का उद्देश्य क्या है, सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना है नीति आयोग का उद्देश्य। कह रहे हैं नीति आयोग की शासी परिषद में कौन कौन शामिल होते हैं। कह रहे हैं जो नीति आयोग का जो शासी परिषद है, मतलब एक गवर्निंग काउंसिल है, उसमें कौन कौन से लोग शामिल होते हैं। तो ये क्वेश्चन आया भी है। तो सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री शामिल होते हैं और उपराज्यपाल शामिल होते हैं। तो ये शायद अभी हाल ही में किसी में आया था। ठीक है, तो ये याद रख लेंगे। ये क्या है, नीति आयोग के शासी परिषद में कौन कौन से लोग शामिल होते हैं, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होते हैं और उपराज्यपाल इसमें शामिल होते हैं। ठीक है, तो इतना आपको नीति आयोग के बारे में ये याद रखना होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नीति आयोग का कौन सा अंग विशिष्ट विषयों पर एक से अधिक राज्यों के मामलों को देखने के लिए गठित किया गया था। तो ये कौन सा मतलब अंग है जो विशिष्ट विषयों पर देखने के लिए गठित किया गया था, तो वो कौन सा अंग है, वो क्षेत्रीय परिषद है, रीजनल काउंसिल है। तो याद रख लेंगे, एक से अधिक राज्यों के मामलों को देखने के लिए क्षेत्रीय परिषद का गठन किया गया था। तो ठीक है, रीजनल काउंसिल का गठन किया गया था। अब यहाँ देखिए, क्षेत्रीय परिषद रीजनल काउंसिल है, अस्थायी अवधि के लिए गठित की जाती है। ये विशिष्ट मुद्दों पर एक से अधिक राज्यों से जुड़े मामलों को देखती है, ये याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं हमारा कह रहे हैं कि राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी का गठन कब किया गया था। कह रहे हैं जो राष्ट्रीय विकास परिषद है एनडीसी का, उसका गठन कब किया गया था। तो इसका गठन कब किया गया था, 6 अगस्त 1952 को किया गया था। तो यहाँ पर आपका डी वाला आंसर सही होगा, 6 अगस्त 1952 को किया गया था। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 6 अगस्त 1952 को राज्यों के योजना निर्माण में भूमिका सुनिश्चित करने हेतु किया गया था। ठीक है, तो ये राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 1952 में। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है, तो कहने राष्ट्रीय विकास परिषद जो होता है उसका अध्यक्ष कौन होता है। तो अभी जैसे हमने बताया नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, तो नीति आयोग का अध्यक्ष आपका प्रधानमंत्री होता है। इसी प्रकार राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है, तो इसका अध्यक्ष कौन होता है, इसका भी अध्यक्ष क्या होता है, प्रधानमंत्री होता है। कौन होता है इसका अध्यक्ष, इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, तो ये याद रख लेंगे। नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या है, करें राष्ट्रीय विकास परिषद की संरचना में कौन कौन से सदस्य होते हैं। करें कौन कौन से सदस्य होते हैं ये बताना है आपके। तो ये अभी क्वेश्चन आया हुआ था, ये नहीं वो तो नीति आयोग का आया हुआ था, ये आपका इसमें। तो इसमें कौन कौन से होते हैं, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं, केंद्र शासित प्रदेशों के राज्यपाल होते हैं, मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्रिपरिषद, योजना आयोग और नीति आयोग के सदस्य। ठीक है, तो ये याद रख लेंगे। एनडीसी में प्रधानमंत्री, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों के जो मुख्यमंत्री होते हैं, उपराज्यपाल होते हैं और केंद्रीय मंत्रिपरिषद और योजना आयोग अब
जो वर्तमान में नीति आयोग के सदस्य इसमें शामिल होते हैं। तो एनडीसी में ये याद रखेंगे कौन कौन से शामिल होते हैं। एक प्रधानमंत्री शामिल होते हैं, एक मुख्यमंत्री शामिल होते हैं, और केंद्र शासित प्रदेश जो होते हैं उसके मुख्यमंत्री या राज्यपाल शामिल होते हैं। ठीक है। और केंद्रीय मंत्रिपरिषद तो शामिल ही होती है, और योजना आयोग के सदस्य भी शामिल होते हैं। योजना आयोग के सदस्य नहीं, ये शामिल होते हैं। कह रहे हैं राष्ट्रीय विकास परिषद का मुख्य कार्य क्या होता है। कह रहे हैं राष्ट्रीय जो विकास परिषद है इसका मुख्य कार्य क्या होता है। योजनाओं को अंतिम रूप देना, योजनाओं को अंतिम रूप देना इसका कार्य होता है। ठीक है। योजना आयोग नीति आयोग द्वारा तैयार करे गए योजना को अंतिम रूप देना और उसके संचालन का मूल्यांकन करना एनडीसी का कार्य का होता है। अब जिससे क्या हुआ, आपका जो योजना आयोग है या अभी नीति आयोग है, ये माना जाता है बहुत बड़ी बॉडी है। क्यों? क्योंकि इसके तो एक पहले तो ये हो गया, इसके प्रधान, ये अध्यक्ष प्रधानमंत्री, ये तो अगर ये भी नहीं है तो ये क्या होता है, ये पूरे देश का एक विकास तय करता है कि हमारा देश किस विकास पर। देखिए जैसे क्या होता है, बहुत से ऐसे डाटा आते हैं जो विदेशों से आते हैं, लेकिन हमारे यहाँ जो भी योजनाएं लागू की जा रही हैं कैसी हैं कैसी नहीं, कौन सी यूनिवर्सिटी, मतलब देखते नहीं हमेशा नीति आयोग के डाटा आता है कि कहाँ पर कौन सी चीज़ें अच्छे से चल रही हैं कौन सी नहीं चल रही है। तो ये सब जो मतलब अंदर की चीज़ें को देखना है, वो नीति आयोग का काम, पहले योजना आयोग का काम था फिर अब नीति आयोग का। तो उसको उसकी देख रेख का संचालन करने के लिए एनडीसी का गठन किया गया था। तो याद रख लेंगे उसका गठन किसके किया गया था, एनडीसी का। उसका एक काम ही था कि योजना आयोग द्वारा तैयार योजनाओं को अंतिम रूप देना। ठीक है। तो अंतिम रूप देने का कार्य कौन करता था, यही नीति आयोग, ये करता था, एनडीसी करता था। भारतीय संविधान में नियोजन की प्रेरणा कहाँ से प्राप्त होती थी। करें भारतीय संविधान में जो नियोजन की प्रेरणा है ये कहाँ से प्राप्त होती है। तो भारतीय संविधान में नियोजन की प्रेरणा जो है, ये द इंस्पायरेशन ऑफ प्लानिंग इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कम्स फ्रॉम वेयर। तो ये कहाँ से प्राप्त होती है, प्रस्तावना और नीति निर्देशक तत्व से, प्रेम्बल और डीपीएसपी से प्राप्त होती है। नियोजन की प्रक्रिया, मतलब नियोजन की प्रक्रिया क्या है कि लोगों को क्या है, हर चीजें प्रोवाइड हो, मतलब लोगों को अच्छी योजनाएं का लाभ मिले। तो ये क्या है, प्रस्तावना और नीति निर्देशक तत्व। यहाँ देखिए भारत में नियोजन की प्रेरणा का संविधान आर्थिक और सामाजिक न्याय है तथा नीति निर्देशक तत्व 38, 39 और 46 से ली गई है। कहाँ से, 38, 39 और 46 से लिया गया है। कह रहे हैं एंड इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक कौन है। तो ये बताइए, कह रहे हैं इस पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसके पुस्तक के लेखक कौन है, एडम स्मिथ है। एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ द वेल्थ एंड नेशन, इसके पुस्तक के लेखक कौन है, एडम स्मिथ है। ठीक है, एडम स्मिथ याद रख लेंगे। यह पुस्तक 1776 में एडम स्मिथ द्वारा लिखी गई थी। इसे आधुनिक अर्थशास्त्र की क्या किया कहा गया है, बाइबल कहा गया है। तो उसका नाम क्या है, इस बुक का नाम याद रख लेंगे, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन। ठीक है, ये याद रख लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या कर रहा है। हमारा कह रहा है मिश्रित अर्थव्यवस्था की धारणा को प्रतिपादित करने का श्रेय किसको जाता है। कहें जो मिश्रित अर्थव्यवस्था है उसको प्रतिपादित करने का श्रेय किसको जाता है। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था जो होता है उसको प्रतिपादित करने का श्रेय किसको, जॉन मैडान कीन्स को जाता है। तो याद रख लेंगे क्या है, जॉन मैडान कीन्स। अब देखिए अगर हम भारत की अर्थव्यवस्था के देखते हैं तो उसके कंपेयर में थोड़ा सा हम देख लेते हैं। ठीक है, ताकि आपका क्या हो जाए, तो आपको उसमें पता चल जाए। आप देखिए मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होती है। देखिए भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो किस प्रकार की इकोनॉमी है, भारत की इकोनॉमी मिक्स है। इसका क्या होता है, यहाँ पर निजी कंपनियां और सार्वजनिक कंपनियां क्या होती है, भागीदारी। मतलब देश में क्या होती है, देश में, हमारे देश में मान लीजिए ये हमारा प्यारा भारत है, इसमें दो कंपनियों की भागीदारी होती है। एक हमारी गवर्नमेंट सेक्टर की जो कंपनियां होती हैं उनकी भागीदारी होती है, एक प्राइवेट सेक्टर की जो कंपनियां होती हैं उनकी भागीदारी होती है। तो प्राइवेट और गवर्नमेंट कंपनी जो भागीदारी होती है यहाँ पर सुनिश्चित होती है। जैसे अगर हम कहते हैं कि अगर हम प्राइवेट कंपनियों की बात करते हैं, जैसे टाटा हो गया, ठीक है, तो टाटा हो गया, ठीक है, टाटा आपका रिलायंस हो गया, रिलायंस इंडिया, ठीक है, तो रिलायंस इंडिया, टाटा इंडिया हो गया, ये सब क्या होगा, प्राइवेट कंपनियां होगी। अगर भारत की कंपनियां, सरकारी कंपनियां देखते हैं तो हम देखते हैं, हम रेलवे देख लेते हैं, या हम एलआईसी देख लेते हैं, बीएसएनएल देख लेते हैं। ठीक है, लेकिन बीएसएनएल तो समाप्ति हो चुका है लगभग। तो याद रख लेंगे ये सब क्या होती है, गवर्नमेंट। तो ये सब आपका गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर जब काम करते हैं एक साथ
तो वहां पर क्या होता है, वहां पर आपका मिश्रित अर्थव्यवस्था होता है। और जिसे भारत की अर्थव्यवस्था कह सकते हैं आपका कृषि आधारित। अगर आपके पेपर में मिश्रित मिश्रित अर्थव्यवस्था ना हो कि भारत की अर्थव्यवस्था क्या है, तो भारत की अर्थव्यवस्था बताइए कृषि आधारित अर्थव्यवस्था, ये भी बता सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारे यहाँ एक आबादी का बहुत बड़ा हिस्सा क्या होता है, कृषि पर निर्भर कर रहा है। ठीक है, तो ये याद रख लेंगे क्या है, कृषि। हम अगर मिश्रित अर्थव्यवस्था नहीं दिया है तो कृषि अर्थव्यवस्था। अगर ये पूछा जाए कि भारत का अर्थव्यवस्था विकसित है या विकासशील है, तो हमारा अभी विकासशील है, डेवलपिंग इकोनॉमी है हम। ठीक है, याद रख लेंगे क्या है, हम डेवलपिंग इकोनॉमी है। अगर ये पूछा जाए कि भारत की अर्थव्यवस्था में सबसे ज्यादा योगदान किसका होता है, तो सबसे ज्यादा योगदान तृतीय क्षेत्र, सेवा क्षेत्र का जो होता है, सर्विस सेक्टर का भारत के इकोनॉमी में सबसे ज्यादा योगदान होता है। तो ठीक है, बस इतना याद रख लेंगे, उससे ज्यादा कुछ नहीं। प्राथमिक क्षेत्र में क्या सम्मिलित होते हैं, कह रहे हैं जो प्राथमिक क्षेत्र होता है, प्राइमरी सेक्टर होता है, उसमें क्या क्या चीजें सम्मिलित होते हैं। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो यहाँ कृषि सम्मिलित होता है, संबंध क्षेत्र और खनन आपका संबंधित होता है। खनन, कृषि तो आप बता ही देंगे कि हाँ कृषि तो प्राथमिक क्षेत्र में आता ही है, लेकिन जो खनन होता है वो आपके इसमें शामिल होता है। तो खनन किस में शामिल होता है, ये प्राइमरी क्षेत्र में शामिल होता है, याद रख लेंगे। नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या है, कह रहे हैं तृतीय क्षेत्र को और किस नाम से जाना जाता है। कह रहे हैं जो तृतीय क्षेत्र है उसको किस नाम से जाना जाता है, ये आपको बताना है। तो तृतीय क्षेत्र को आपको सेवा क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। तृतीय क्षेत्र में बैंकिंग हो गया, बीमा हो गया, शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया और पर्यटन जैसी सुविधाएं आती है, इसलिए इसे सेवा क्षेत्र कहते हैं। एक बार आप पहले से बात पहले लिख दीजिए, बैंकिंग जो सेक्टर होता है वो आपका तृतीय, क्योंकि आप बैंक में जाते हैं, आपका बैंक वाले क्या करते हैं, पैसा जमा करते हैं या पैसा देते हैं, तो वो सेवा ही कर रहे हैं आपका। ठीक है, बीमा क्षेत्र, आप बीमा करवाते हैं, तो बीमा वाले आप बीमा करवाते हैं तो कुछ समय के बाद, एक टाइम पीरियड के बाद आपको उससे ज़्यादा पैसा देते हैं। कौन देते हैं, बीमा कंपनियां देती हैं। शिक्षा क्या होता है, तो शिक्षा भी आपको प्रोवाइड किया जाता है, ये भी आपका सर्विस सेक्टर में आता है। ठीक है, तो सर्विस सेक्टर शिक्षा भी आता है। स्वास्थ्य भी आपको प्रोवाइड किया जाता है, ये भी आपका सर्विस सेक्टर में आता है। और पर्यटन जो होता है ये भी आपका सर्विस सेक्टर। तो सर्विस सेक्टर को देखिएगा, सर्विस सेक्टर में कौन सी आती हैं, जहां पर सेवाएं दी जाती हैं वो सर्विस सेक्टर होते हैं। ठीक है, तो ये याद रख लेंगे। नेक्स्ट देखते हैं हमारा भारतीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार की अर्थव्यवस्था का उदाहरण है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है, याद रख लेंगे। ठीक है, तो भारतीय अर्थव्यवस्था एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है। अब हम देखते हैं कि हरित क्रांति का जन्मदाता क्या है। तो देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत बार ये सब क्वेश्चन पूछे गए हैं। हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, आपका पीली क्रांति। ठीक है, तो इसको एक बार मैं पूरी तरह से डिटेल में ले लेता हूँ ताकि आपको यहीं पर याद हो जाए। अब देखिए क्या है, ये क्वेश्चन तो आपको पता ही होगा, हरित क्रांति के जो फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन के कौन माने जाते हैं, पूरे वर्ल्ड लेवल पर नॉर्मन बोरलॉग माने जाते हैं। ठीक है, तो ये देखिए, अब देखिए हरित क्रांति है। हरित क्रांति में जो भारत में ग्रीन रिवॉल्यूशन आया था, वो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव कहाँ हुआ था, तो वो पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश का एरिया है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा इफेक्टिव हुआ था। यहाँ पर कौन से ऐसे ऐसे ये पूछा गया है कि हरित क्रांति में सबसे अच्छी पैदावार किस फसल की हुई थी। तो सबसे अच्छी पैदावार किसकी हुई थी, तो वो गेहूं की हुई थी। तो याद रख लेंगे, गेहूं की पैदावार सबसे अच्छी हुई थी। अगर हम कहते हैं श्वेत क्रांति, श्वेत क्रांति किससे संबंधित है, तो ये दूध से संबंधित है। पीली क्रांति अगर हम पूछते हैं कि पीली, येलो रिवोल्यूशन किससे संबंधित है, जो खाद्य तेल होते हैं ना, खाद्य तेल, चाहे सरसों का तेल हुआ, चाहे आपका रिफाइंड तेल हुआ, तो ये पीली से संबंधित है। पीली, नीली आपका किससे संबंधित है, ये मत्स्य पालन से संबंधित है, मछली पालन से। रजत आपका किससे संबंधित है, रजत, रजत आपका अंडा उत्पादन से, अंडा तथा मुर्गियों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए ये संबंधित है। तो याद रख लेंगे अंडे के लिए रजत, तो अंडा हो गया, ये रजत हो गया। सुनहरी क्रांति कौन है, सुनहरी अगर क्रांति आपसे पूछे, कोई सुनहरी क्रांति कौन है, तो ये बागवानी। तो बागवानी क्या है, ये सुनहरी क्रांति से संबंधित है, याद रख लेंगे। एक आता है इंद्रधनुष क्रांति, ये याद रख लेंगे, इंद्रधनुष क्रांति ये किससे संबंधित है। तो याद रखिए जो इंद्रधनुष क्रांति है उसमें क्या किया जाता है, ये जिसमें हरित क्रांति जो होता है, पीली क्रांति जो होता है, लाल क्रांति जो होता है, या गुलाबी क्रांति या धूसर क्रांति, जो भी क्या कहते हैं, मतलब धूसर क्रांति क्या है, उर्वरक, उर्वरक से संबंधित है। इस सभी क्रांतियों को एक साथ मतलब रखे जाने का उसमें प्रस्ताव था। तो इसमें क्या होता है, इंद्रधनुष वाले में बता देता हूँ, नहीं तो आपको हो सकता है कभी पूछ ले। ठीक है,
ये तो आपको याद ही हो गया होगा। ठीक है, यहाँ जगह है, यहाँ कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ क्या हो, अब देखिए यहाँ क्या होता है, जैसे इंद्रधनुष होता है तो इसमें 7 ऐसे वो आ जाते हैं कि इन सबको एक साथ आपको आगे लेकर बढ़ना होगा। कौन कौन से, तो इसमें एक पहला हो गया हरित क्रांति। हरित क्रांति इसको आगे लेकर बढ़ने का बात कहा गया है। और पीली क्रांति को लेकर आगे बढ़ने की बात किया गया है। पीली क्रांति के बाद आपका नीली क्रांति जो है, ठीक है, नीली क्रांति, नीली क्रांति, नीली क्रांति के बाद लाल क्रांति, याद रखेंगे लाल क्रांति। लाल क्रांति किससे संबंधित है, मांस मज्जा जो से संबंधित होता है। ठीक है, लाल क्रांति। गुलाबी क्रांति, जो गुलाबी क्रांति जो होता है क्या होता है, प्याजों से संबंधित, गुलाबी क्रांति हो गया। एक भूरी क्रांति होता है, भूरी क्रांति हो गया। और एक धूसर क्रांति हो गया, धूसर। ठीक है, तो ये धूसर क्रांति कितना हो गया, एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया, चार हो गया, पांच हो गया, छह हो गया, सात हो, यही सातों क्रांति याद रखेंगे। ये मतलब ये सात, इंद्रधनुष मतलब क्या होता है, इंद्रधनुष, तो इंद्रधनुष मतलब सात होता है, तो सातों क्रांति यहाँ पर लेकर चलना चाहिए, मतलब चलने की बात की गई है। हरित क्रांति, पीली क्रांति, नीली क्रांति, लाल क्रांति, गुलाबी क्रांति, भूरी क्रांति और धूसर क्रांति, इन सबके लेकर बात की गई है। जब भी आपसे पूछे कि इंद्रधनुष क्रांति जो क्या है, ये कौन सा है, रेनबो रिवॉल्यूशन क्या है, तो आप बताइएगा। यह जुलाई 2000 में कृषि नीति को लागू करने के लिए किया गया। ठीक है, जुलाई 2000 में इसको लागू करने के लिए किया गया। ठीक है, तो ये जुलाई 2000 में इसको लागू किया गया था। ठीक है, इंद्रधनुष क्रांति। चलते हैं, हम शुरू करते हैं यहाँ पर दूसरा। ठीक है, इतना तो आपको याद ही करना होगा। ठीक है, इंद्रधनुष मुझे बताना था, इंद्रधनुष ने बता दिया। देखिए, भारत में हरित क्रांति का श्रेय किसको जाता है, तो ये MS स्वामीनाथन को जाता है, भारत में हरित क्रांति को। अब यहाँ पर देखते हैं भारत में हरित क्रांति के जनक कौन किसे कहा था, MS स्वामीनाथन को कहा जाता है। बस। अब देखिए, जो HYV बीजों के उपयोग पर कृषि आत्मनिर्भरता बनाने की नींव रखी गई थी इनके द्वारा, MS स्वामीनाथन के द्वारा। मैक्सिको की पद्धति पर लागू किया गया था। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। अब यहाँ पर देखते हैं भारत में हरित क्रांति व्यापक रूप से लागू की गई थी। तो भारत में हरित क्रांति जो है वो व्यापक रूप से कब लागू की गई थी, ये बताना है। तो भारत में हरित क्रांति व्यापक रूप से कब लागू की गई थी, तो ये 1966 में लागू की गई थी। याद रखें, कहीं ऑप्शन में है 1966, हाँ डी वाले में है ऑप्शन। देखिए, भारत में गहन कृषि जिला कार्यक्रम 1960 से 61 में प्रयोगात्मक शुरुआत हुई थी, परंतु इसे राष्ट्रीय स्तर पर 1966 में लागू किया गया था। तो कब लागू किया गया था राष्ट्रीय स्तर पर, 1966 में लागू किया गया था। ने देखते हैं हमारा कौन सा क्वेश्चन है। करें कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी, करें नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी, तो ये बताना है। तो नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी, तो ये 1982 में नाबार्ड की स्थापना हुई थी। तो नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी, 1982 में नाबार्ड की स्थापना हुई थी। ठीक है, नाबार्ड की स्थापना 1982 में की गई थी। या प्रत्यक्ष ऋण ना देकर कृषि ऋण देने वाली संस्थाओं का विनियमन करता है। ठीक है, अब देखिए, सितंबर 2024 तक कृषि ऋण प्रवाह में सबसे अधिक योगदान किस संस्था का है, तो कह रहे हैं सबसे ज्यादा प्रवाह मतलब कृषि क्षेत्र में वो किसका है, सितंबर 2024 तक कृषि ऋण प्रवाह में सबसे अधिक योगदान, तो इसका किसका है, तो ये वाणिज्यिक बैंक का है। किसका है, वाणिज्यिक बैंक का सबसे ज्यादा प्रवाह है। ठीक है, RBI के अनुसार कृषि ऋण प्रवाह वाणिज्यिक बैंकों द्वारा योगदान कितना है, 79.41 है, जो सबसे अधिक है। कह रहे हैं अल्प अवधि ऋण, शॉर्ट टर्म लोन कृषि में किस उद्देश्य से लिया जाता है, कि जो अल्प अवधि लोन होता है वो कृषि में किस अवधि के लिए लिया जाता है, ये बताना है। तो जो कृषि इनपुट खरीदने के लिए, परचेज ए एग्रीकल्चर इनपुट्स जो खरीदने के लिए इसमें लिया जाता है। जैसे इसमें क्या क्या होता है, जैसे इसमें आपका बीज खरीदना हुआ, ठीक है, बीज, ठीक है, बीज के बाद आपका उर्वरक खरीदना हुआ, उर्वरक, कीटनाशक खरीदना हुआ, सिंचाई जैसे कुछ इनपुट खरीदने हुए, उनमें साधन, उनके साधन वो होते हैं। तो अल्प ऋण जो 15 माह से कम होता है का उपयोग बीज हो गया, उर्वरक हो गया, कीटनाशक हो गया, सिंचाई हुआ जैसे कृषि इनपुट खरीदने के लिए किया जाता है। तो ये क्या होता है, अल्प अवधि शॉर्ट टर्म लोन कृषि में होता है। ये पूछा जाता है किस के लिए होता है, बीज, उर्वरक, कीटनाशक, सिंचाई जैसे साधन खरीदने के लिए किया जाता है। कह रहे हैं भारत में आधुनिक बैंकिंग का प्रारंभ किस बैंक की स्थापना से हुआ, भारत में आधुनिक बैंकिंग का प्रारंभ किस बैंक की स्थापना से हुआ, ये बताना है।
तो भारत में आधुनिक बैंकिंग का प्रारंभ किस बैंक की स्थापना से हुआ? तो ये बैंक ऑफ हिंदुस्तान, तो याद रखेंगे क्या है, बैंक ऑफ हिंदुस्तान से हुआ है। ठीक है, तो जो यहाँ पर आधुनिक काल में भारत का पहला बैंक बैंक ऑफ हिंदुस्तान था, जिसकी स्थापना 1770 ईस्वी में यूरोपीय प्रबंधन के तहत कलकत्ता में हुआ था। तो ठीक है, तो याद रखेंगे बैंक ऑफ हिंदुस्तान 1770 में आधुनिक काल में भारत का पहला बैंक था। ठीक है, तो ये जिसकी स्थापना 1770 में यूरोपीय प्रबंधन के तहत कलकत्ता में हुआ। भारत का पहला प्रेसिडेंटी बैंक कौन सा था? करें, भारत का पहला प्रेसिडेंटी बैंक बताना है, वो कौन सा था? तो भारत का पहला बैंक प्रेसिडेंटी बैंक बैंक ऑफ बंगाल था। तो याद रख लेंगे, बैंक ऑफ बंगाल भारत का पहला प्रेसिडेंटी बैंक था। ठीक है, बैंक ऑफ बंगाल की स्थापना कब? 1806 में। पहले बैंक ऑफ कलकत्ता नाम इसका होता था। तो याद रख लेंगे क्या था, पहले बैंक ऑफ कलकत्ता था, इसके बाद इसको क्या किया गया, अब बैंक ऑफ बंगाल वो कर दिया गया। 1806 में बैंक ऑफ कलकत्ता की स्थापना हुई, जिसका नाम 1808 में बैंक ऑफ बंगाल रखा गया। कब गया? 1808 में इसका क्या नाम रखा गया? बैंक ऑफ बंगाल रखा गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर क्या है, भारत का पहला पूर्ण प्रबंध वाला बैंक कौन सा है? करें, भारत का पहला पूर्ण प्रबंधन वाला बैंक कौन सा है, ये बताना है। पंजाब नेशनल बैंक, 1894 में इसका स्थापना हुई थी। कई बार पूछा जाता है पंजाब नेशनल बैंक का स्थापना कब हुई थी, तो ये आपका 1894 में। ठीक है, पंजाब नेशनल बैंक 1894 में स्थापित हुआ। यह पहला पूर्ण रूप से भारतीय प्रबंधन वाला बैंक था। तो याद रख लेंगे, ये भारतीय पूर्ण रूप से भारतीय प्रबंधन वाला बैंक कौन था, यही था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या है, भारत का पहला भारतीय स्वामित्व और वाणिज्यिक बैंक कौन था? तो भारत का पहला भारतीय स्वामित्व और वाणिज्यिक बैंक कौन था, ये आपको बताना है। ठीक है, तो कौन सा था भारत का पहला प्रबंधन और वाणिज्यिक बैंक? तो 1911 में एक बैंक स्थापित हुआ था, उस बैंक का नाम था सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, ऑप्शन में या यहाँ पे, हाँ, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। सेंट्रल बैंक बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? 1911 में हुई थी। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया 1911 में स्थापित हुआ था। यह पूर्ण रूप से स्वामित्व एवं प्रबंधन वाला भारतीय वाणिज्यिक बैंक था, पहला भारतीय वाणिज्यिक बैंक था। तो आपसे ये पूछा जाए कि पहला भारतीय वाणिज्यिक बैंक कौन था, तो ये आप बताएंगे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ये पहला भारतीय वाणिज्यिक बैंक था। ठीक है, अब यहाँ पर कह रहे हैं दूसरा क्वेश्चन, भारत में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो कह रहे हैं भारत में जो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ वो कब हुआ? तो 1969 में भारत का 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। यहाँ पर 19 जुलाई 1969 को 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। यह भारतीय बैंक इतिहास का सबसे बड़ी घटना थी। देखते हैं हमारा क्या कर रहा है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? कह रहे हैं भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 1 अप्रैल को हुई थी। तो 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। तो 1 अप्रैल 1935। ठीक है, तो ये याद रख लेंगे, 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। यहाँ पर देखते हैं आरबीआई की स्थापना आरबीआई अधिनियम 1934 के तहत 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। अब दोनों वर्ड याद रखिएगा, ये पूछेगा अगर अधिनियम पूछेगा कि किस अधिनियम के अकॉर्डिंग हुई थी, तो आप अधिनियम 1934 बताएंगे। ठीक है, लेकिन अगर हम कहेंगे कि कब हुई थी, तो ये 1935 में हुई थी। अधिनियम पहले बनता है और उसके बाद जो उसका क्रियाकलाप होता है वो बाद में होता है। तो अधिनियम तो 1934 में बन गया, आरबीआई अधिनियम। तो ये, लेकिन इसके स्थापना कब हुई? 1 अप्रैल 1935 को हुई। ठीक है, आरबीआई के पहले गवर्नर कौन से? तो ये आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे? सीडी देशमुख। तो सीडी देशमुख भारत आरबीआई के प्रथम गवर्नर थे। तो ये सिंपल क्वेश्चन है। करें, केंद्रीय बैंकों द्वारा ऋण नियंत्रण की कौन सी विधियां अपनाई जाती हैं? करें, जो केंद्रीय बैंक होते हैं, ये केंद्रीय बैंक होते हैं, उसमें ऋण नियंत्रण की विधियां होती हैं। तो कह रहे हैं ऋण नियंत्रण की कौन सी विधियां अपनाई जाती हैं? तो वहां पर बोथ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव जो विधियां होती हैं, हमने जो इकोनॉमिक्स है उसमें बहुत अच्छे तरीके से बताया है, उसमें ये सब विधियां अपनाई जाती हैं। जैसे आपका क्या होता है, ये मात्रात्मक और गुणात्मक। ठीक है, ये क्या होता है, ऋण नियंत्रण हेतु दो विधियों का प्रयोग किया जाता है। जैसे मात्रात्मक देखते हैं अगर, ठीक है, तो मात्रात्मक में CRR SLR और रेपो रेट आता है। तो CRR SLR और रेपो रेट आता है। और गुणात्मक में कौन आता है? मार्जिन आवश्यकताएं आता है, ऋण आता है, और ऋण दिशा निर्देश, ये सब आता है।
तो दो चीजें होती है, मात्रात्मक होता है, ये मात्रात्मक होता है, गुणात्मक होता है। तो दोनों में याद रख लेंगे कौन सा। जो CRR है, ये हो सकता है पूछे आपसे क्वेश्चन। CRR हो गया, SLR हो गया और रेपो रेट हो गया, ठीक है। ये सब किस में आता है, ये मात्रात्मक में आता है, तो याद रखेंगे, ठीक है। तो मात्रात्मक में CRR, SLR और रेपो रेट, ठीक है। तो ये आता है। नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या कहलाता है। करें मात्रात्मक शाख नियंत्रण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। करें जो मात्रात्मक शाख शाख नियंत्रण होता है उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो उसका उद्देश्य होता है पूरी अर्थव्यवस्था को ऋण सृजन के समान रूप से प्रभावित करना। तो ऋण सृजन को, पूरी अर्थव्यवस्था को समान रूप से प्रभावित करना, इसका ये कार्य होता है, ठीक है। करें मात्रात्मक शाख नियंत्रण RBI का ऐसा उपकरण है जिसके तहत पूरी अर्थव्यवस्था में एक समान रूप से ऋण आपूर्ति को नियंत्रित किया जा सकता है, ना कि किसी विशेष क्षेत्र को, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या कर रहा है। कह रहा है 9 अप्रैल 1925 को घोषित मौद्रिक नीति के अनुसार नगद आरक्षित अनुपात CRR कितना है। तो करें CRR कितना है ये बताइए। तो 9 अप्रैल 2025 को घोषित मौद्रिक नीति के अनुसार नगद आरक्षित अनुपात CRR कितना है ये बताना है। तो CRR कितना है, 4%, ठीक है। 4% आपका CRR पड़ता है। CRR वह अनुपात है जिसे बैंकों को अपनी जमाओं में से RBI के पास नगद रूप से जमा करना होता है। 9 अप्रैल 2025 को यह 4% तय किया गया। कर बैंक दर का साख सृजन क्रेडिट क्रिएशन से किस प्रकार का संबंध होता है। बैंक दर, बैंक रेट का साख सृजन क्रेडिट क्रिएशन से किस प्रकार का संबंध होता है ये बताना है। तो ये विपरीत संबंध होता है, तो याद रखेंगे बैंक रेट से क्रेडिट क्रिएशन का विपरीत संबंध होता है, इनवर्स रिलेशन होता है। कौन सा रिलेशन होता है, इनवर्स रिलेशन होता है। बैंक दर बढ़ने पर बैंकों को महंगे दर पर ऋण मिलता है जिससे ऋण सृजन घटता है, और वहीं बैंक दर घटने पर ऋण सृजन बढ़ता है। करें क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की पूंजी संरचना में केंद्र सरकार की हिस्सेदारी कितनी होती है। करें पूंजी संरचना में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में केंद्र सरकार की हिस्सेदारी कितनी होती है ये बताना है। तो केंद्र सरकार की हिस्सेदारी कितनी होती है, 50% केंद्र सरकार की हिस्सेदारी होती है। यहाँ पर जो हिस्सेदारी केंद्र सरकार की 50% होती है, और 35% जो हिस्सेदारी होती है प्रयोजक वाणिज्यिक बैंक की होती है, और 15% किसकी हिस्सेदारी होती है, राज्य सरकार की होती है। तो ये याद रख लेंगे, अच्छा क्वेश्चन है। RBI पूंजी में 50% क्या होता है, 50% याद रखेगा सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है, और 35% किसका होता है, जो प्रयोजित किया जाता है वाणिज्यिक बैंकों द्वारा, जो प्रमोट करते हैं और वाणिज्यिक बैंक को, वो 35% उनकी हिस्सेदारी होती है, और 15% किसका होता है, ये राज्य सरकार का होता है। तो ये याद रख लेंगे, 50, 35 और 15, ठीक है। तो 50, 35, 15 याद रखेंगे आपको। नहीं देखते हैं हमारा यहाँ क्या है, ये अच्छा क्वेश्चन है। 50, 35, 15 सहकारी बैंक किस प्रकार के ढांचे में संगठित होते हैं। जो सरकारी बैंक होते हैं वो किस प्रकार के ढांचे में संगठित होते हैं, वो त्रिस्तरीय ढांचे में संगठित होते हैं। तो याद रखिएगा, त्रिस्तरीय ढांचे में संगठित होते हैं सरकारी बैंक। नहीं देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, सहकारी बैंक। सहकारी बैंक 3 स्तर के संगठित होते हैं। एक राज्य स्तर होता है, राज्य सहकारी बैंक होता है। एक जिला स्तर होता है, केंद्रीय सहकारी बैंक होता है। एक स्थानीय स्तर प्राथमिक सहकारी संगठन होता है। तो ये याद रख लेंगे, राज्य स्तर पर राज्य और केंद्रीय सहकारी बैंक, जिला स्तर पर यहाँ पर जिला सहकारी बैंक या केंद्रीय सहकारी बैंक, स्थानीय स्तर पर प्राथमिक सहकारी या शाख नियंत्रण, ठीक है। कृषि की कालीन ऋण कौन प्रदान करता है। जो कृषि की दीर्घकालीन ऋण होता है वो कौन प्रदान करता है। तो ये वो कौन प्रदान करता है, भूमि विकास बैंक, लैंड डेवलपमेंट बैंक प्रदान करता है। तो कृषि का दीर्घकालिक ऋण कौन प्रदान करता है, ये विकास बैंक ये प्रदान करता है। नहीं देखते हैं हमारा क्या कहता है। करें भारतीय औद्योगिक वित्त निगम IFCI की स्थापना कब हुई थी। करें जो IF भारतीय औद्योगिक वित्त, ये औद्योगिक वित्त निगम, इसकी स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना कब हुई थी, 1948 में इसकी स्थापना हुई थी। याद रखिएगा, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम IFCI की स्थापना कब हुई थी, 1948 में IFCI की स्थापना हुई थी। नहीं देखते हैं हमारा क्या करा है। कह रहे हैं भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम ICICI की स्थापना
का वर्ष कौन था? आईसीआईसी की स्थापना का, देखिए जिससे क्या होता है, नाबार्ड के लिए, कृषि के लिए नाबार्ड बना है, वैसे इसके लिए क्या बना है, भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम लिमिटेड, आईसीआईसीआई। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है कि इसकी स्थापना कब हुई थी? बैंक है जो आईसीआईसी, जिसका प्रचार अमिताभ बच्चन करते हैं। ठीक है, तो इसकी स्थापना क्या हुआ, 1905 में। जैसे उद्योगों को, कोई उद्योग लगाना हुआ, अगर आप उसको ऋण लेना चाहते हैं तो यहाँ से आप ऋण ले सकते हैं। ठीक है, ये याद रखेंगे। नहीं, देखते हैं, करें भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, ठीक है, की स्थापना कब हुई थी? आईडीबीआई, आईडीबीआई की स्थापना आप देखिए, आईसीआईसीआई की स्थापना कब हुई थी? 1955 में हुई थी। ठीक है, आईडीबीआई की इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी जुलाई 1964 में हुई थी। तो याद रख लेंगे, जुलाई 1964 में इसकी स्थापना हुई थी, आईडीबीआई। तो आईडीबीआई इसकी स्थापना कब हुई थी? 1964 में हुई थी। तो ये हमेशा याद रखेंगे किसकी कब होता है। आईसीआईसीआई की स्थापना कब हुई थी? 1955 में आईसीआईसी की स्थापना हुई थी। आप कैसे याद करेंगे? देखिए यहाँ पर आईसी, ये डबल बार है, आईसी डबल बार है। ठीक है, तो आईसीआईसी ये डबल बार चल रहा है, यहाँ पे 55 में भी आपका डबल बार है। ठीक है, तो डबल टाइम है, ऐसे याद कर लीजिएगा। आईडीबीआई इसको याद रखिएगा 1964। डी में क्या है, चौथे नंबर पे आता है, तो याद रखिएगा 4 ही लगा दीजिएगा। ठीक, बहुत सी इसमें हो सकता है, लेकिन डी से ऐसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, आईडीबीआई है। ठीक है, कुछ हल्का भी अगर वहां पर आपको क्लू मिल जाएगा तो आप कर लेंगे। ऐसा मत सोचिएगा इसमें और कुछ हो सकता है, और कुछ तो बहुत कुछ हो सकता है। ठीक है, लेकिन कुछ अपने अकॉर्डिंग याद करिए ताकि याद रहे। ठीक है, तो 1955 याद रखिएगा, 1964 याद रखिएगा। हाँ, अगर आपको अच्छा लगेगा प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि देखिए हम यहाँ पर बहुत से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करवा देते हैं, ताकि आपका मैक्सिमम चीज़ें आपका यहीं पर कवर होती रहे। ठीक है, अब कह रहे हैं भारतीय यूनियन ट्रस्ट की स्थापना कब हुई थी? भारतीय यूनिट ट्रस्ट की स्थापना कब हुई थी, ये बताना है। तो भारतीय यूनिट ट्रस्ट की स्थापना 1964 में हुई थी। तो याद रखिए कब हुई थी, ये 1964 में भारतीय यूनिट ट्रस्ट की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट देखते हैं हमारा का, करें सेंसेक्स, बीसीआई और निफ्टी किससे संबंधित है? तो ये सेंसेक्स, बीसीआई, निफ्टी किससे संबंधित है? ये शेयर बाजार नहीं, देखिए जो लोग शेयर बाजार करते होंगे उनको पता होगा, ये शेयर बाजार से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या है, करें नबार्ड, करें नबार्ड की स्थापना कब हुई थी? तो नबार्ड की स्थापना कब हुई थी, अभी हमने पढ़ा था 1982 में नबार्ड की स्थापना। नबार्ड का मुख्यालय कहाँ है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कई लोग यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि नबार्ड का मुख्यालय तो दिल्ली होगा, क्योंकि मैक्सिमम मुख्यालय दिल्ली है, लेकिन नबार्ड का मुख्यालय कहाँ पर है? तो नबार्ड का मुख्यालय आपका पड़ जाता है मुंबई में। तो नबार्ड का मुख्यालय कहाँ पर पड़ेगा? तो ये मुंबई में नबार्ड का मुख्यालय पड़ता है। भारत में सर्वप्रथम कितने बैंकों का 1969 में राष्ट्रीयकरण किया गया? तो भारत में सर्वप्रथम 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। कितने? 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या कर रहा है, भारत में दूसरी बार कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया? करें भारत में जो दूसरी बार किया गया राष्ट्रीयकरण, वो कितने बैंकों का किया गया? तो बैंकों का कितने किया गया? 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। कब किया गया? 1980 में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। 1969 में कितने बैंकों का? ये 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण, यहाँ पर 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। करें मुद्रा निगमन का कार्य कौन करता है? तो मुद्रा निगमन जो होता है उसका कार्य कौन करता है? तो मुद्रा निगमन का कार्य कौन करता है? ये आरबीआई करता है मुद्रा निगमन का कार्य। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक ने मुद्रा जारी करने के लिए एकमात्र अधिकार रखता है। मुद्रा निगमन क्या होता है? जारी करना। ठीक है, तो मुद्रा ये निगमन यहाँ इंग्लिश में लिखा होगा, नहीं है? ठीक है, करेंसी इशू इज द फंक्शन ऑफ व्हिच इंस्टीट्यूट इन इंडिया? तो किसका? आरबीआई का काम है। ये तो सिंपल ही क्वेश्चन है। हाँ, ऐसे सिंपल क्वेश्चन आपके पेपर में बनने वाले हैं। ठीक है, ऐसे बन जाए, एक दो क्वेश्चन ऐसे ही बन जाएगा। प्रधान उधारी दर पीएलआर किसे दर्शाती है? कहें जो प्रधान उधारी दर है वो किसको दर्शाती है? समय, ये किसको दर्शाती है? तो ये याद रख लेंगे, ये दर्शाती है, यहाँ तो है नहीं, समय जमा पर ब्याज दर। तो याद रखें, समय जमा पर ब्याज दर, तो ये दर्शाती है वह ब्याज दर जिस पर बैंक विश्वसनीय ग्राहक को ऋण देता है। ठीक है, तो मतलब कोई ऐसा ब्याज दर होगा, जैसे सभी को क्या देता है, सभी को मान लीजिए 7% पर बैंक क्या दे रहा है, ऋण दे रहा है। लेकिन क्या होता है, कुछ ऐसे ग्राहक होते हैं जो बहुत विश्वसनीय होते हैं, तो उनको किस पर, मान लीजिए उनको 6% पे दे रहा है, 1% घटा ही दिया है। ठीक है, तो प्रधान उधारी दर पीएलआर किसे कहते हैं? पीएलआर क्या होता है? वो होता है वह न्यूनतम दर जिस पर बैंक अपने
सर्वप्रिय ग्राहकों को ऋण प्रदान करता है। सर्वप्रिय ग्राहक वो बनते हैं जो समय पर ऋण चुका देते हैं, जैसे समय से पहले ही ऋण चुका देते हैं। जैसे उन्होंने 2 साल के लिए ऋण लिया है, 1 ही साल में चुका दिए, ठीक है, और हमेशा बैंक से ट्रांजेक्शन करते रहते हैं। फिर रेपो दर किसे कहा जाता है, कि रेपो दर किसे कहा जाता है, ये बताना है। तो रेपो दर किसको कहा जाता है? वह दर जिस पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को अल्प अवधि कोष उधार देता है। मतलब जैसे क्या होता है रेपो दर, मतलब आरबीआई है, कोई बैंक मांगा कि भैया हमको आप उधार दे दीजिए कुछ समय के लिए, ठीक है, अल्पकाल के लिए, तो ये वो उसे रेपो दर कहा जाता है। तो याद रखिए उसको क्या है, रेपो दर। जब आरबीआई बैंकों को अल्पकालीन ऋण देता है तो वह रेपो दर कहलाता है। नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या कहला है। प्लास्टिक मनी का सर्वप्रथम उपयोग करने वाला देश कौन सा है? प्लास्टिक मनी का सर्वप्रथम उपयोग करने वाला देश कौन सा है? तो ये ऑस्ट्रेलिया है। तो ऑस्ट्रेलिया जो है प्लास्टिक मनी का सर्वप्रथम उपयोग, क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड जैसे प्लास्टिक मनी का प्रयोग सर्वप्रथम ऑस्ट्रेलिया में किया गया। वही प्लास्टिक मनी मतलब क्रेडिट कार्ड आपने देखे हैं, आप जिसपे बैंक एटीएम में जाते हैं पैसा निकालने, वही प्लास्टिक मनी होती है। वो भी तो मनी होती है, अगर पैसा है तो मनी ही होगी ना। इनसाइडर ट्रेडिंग, इनसाइडर ट्रेडिंग किससे संबंधित है और इसे किसे माना कैसे माना जाता है? इनसाइडर ट्रेडिंग किसे माना जाता है? तो ये शेयर बाजार, जैसे क्या होता है आप पढ़ाई भी करते हैं, बहुत लोग क्या करते हैं पढ़ाई के साथ शेयर मार्केट भी करते हैं, कुछ पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं, आपको समय के बाद पैसा मिल जाता है, तो वही इनसाइडर ट्रेडिंग होता है। तो याद रखिएगा शेयर बाजार और अवैध इलीगल, ठीक है, तो ये याद रखेंगे शेयर बाजार और अवैध, तो ये इलीगल, ठीक है। तो ये इनसाइडर जो शेयर बाजार होता है ये तो वैध होता है, लेकिन कुछ अवैध होता है चीजें वो। इनसाइडर ट्रेडिंग वह अवैध गतिविधि है जिसमें कोई व्यक्ति गोपनीय जानकारी का उपयोग करते शेयर बाजार में लाभ कमाता है। करें काली मुद्रा, ब्लैक मनी से क्या तात्पर्य है? तो काली मुद्रा ब्लैक मनी से क्या तात्पर्य है, ये बताना है। तो जिस पर आयकर ना दिया गया हो, मतलब क्या है ब्लैक मनी, क्या है जिस पर आप टैक्स नहीं दे रहे हैं वही ब्लैक मनी है, ठीक है। तो ब्लैक मनी को क्या कहलाते हैं? जिस पर आप टैक्स ना दे। काली मुद्रा वह धन है जिस पर कर नहीं चुकाया जाता, जो गैर कानूनी गतिविधियों में प्रयोग किया जाता है। नवरत्न और महारत्न कंपनियों का विचार किससे संबंधित है? कह रहे हैं जो नवरत्न और महारत्न का कंपनियों का विचार है वो किससे संबंधित है? तो ये सार्वजनिक क्षेत्र के जो उद्यम होते हैं, सेलेक्टेड पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज, जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं वो होती हैं, ठीक है। BIFR का पूरा नाम क्या है? ठीक है, ये ऐसे क्वेश्चन भी पूछा जाता है आपके पेपर में पेट के, कि उसमें फुल फॉर्म पूछते हैं। एक बार फेमा फेरा का फुल फॉर्म पूछ लिया था, तो ये सब याद रख लेंगे। अब देखिए BFIR इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका BIFR इसका फुल फॉर्म होता है बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन, 1947 में हुआ था। BFIR इस्टेब्लिश कब हुआ था? 1947 में। इसका फुल फॉर्म होता है बोर्ड फॉर इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन। बोर्ड बोर्ड फॉर इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन 1987 होता है, ठीक है। BIFR की स्थापना दिवालिया और वित्तीय रूप से कमजोर कंपनियों के पुनर्निर्माण के लिए केंद्र सरकार ने 1987 में किया था, ठीक है, ये याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, करें हथकरघा। हथकरघा क्षेत्र के विकास से संबंधित निम्न किस समिति का गठन किया गया था? तो हथकरघा क्षेत्र के विकास से संबंधित किस समिति का गठन किया गया था, ये बताना है। तो ये किस समिति का गठन किया गया था? मीरा सेठ समिति का गठन किया गया था। तो याद रखिएगा हथकरघा क्षेत्र के विकास से संबंधित किस समिति का गठन किया गया था? मीरा सेठ समिति का गठन किया गया था। तो ये पूछे, ऐसे भी पूछ सकता है कि मीरा सेठ समिति किससे संबंधित है? तो मीरा सेठ समिति किससे संबंधित है? वो हथकरघा क्षेत्र से संबंधित है। देखिए इससे ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में बन रहे हैं, ठीक है। हथकरघा उद्योग विकास, रोजगार सृजन और नीति सुधार हेतु मीरा सेठ समिति का गठन किया गया था। भारत में औद्योगिक विकास हेतु क्षेत्र विकास संयुक्त क्षेत्र का विचार किस औद्योगिक नीति में रखा गया है? संयुक्त क्षेत्र का विचार किस औद्योगिक नीति में रखा गया है, ये बताना है। तो 1956 का जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी था इसी में रखा गया है संयुक्त क्षेत्र का विकास, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। अब देखिए भारत में रोजगार की दृष्टि से सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? भारत में रोजगार की दृष्टि से सबसे बड़ा उद्योग कर रहे हैं सीमेंट उद्योग, हथकरघा उद्योग, उर्वरक उद्योग, स्टील उद्योग। ये कौन सा है? एक मिनट, यहाँ पर क्वेश्चन अलग हो गया, ठीक है। तो हथकरघा उद्योग, हथकरघा उद्योग
ग्रामीण और लघु उद्योग को रोजगार देने की क्षमता सबसे अधिक है। तो ठीक है, तो भारत में रोजगार की दृष्टि से सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? तो ये आपका हथकरघा उद्योग सबसे बड़ा है। ठीक है, नहीं देखते हैं हमारा क्या कह रहा है। हमारा कह रहा है कि गोल्डन हैंडशेक किससे संबंधित है? बताइए, गोल्डन हैंडशेक का ऐसा क्वेश्चन आ गया तो आप क्या करेंगे कि गोल्डन हैंडशेक किससे संबंधित है? तो ये किससे संबंधित है? वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम से संबंधित है, स्वैच्छिक सेवानिवृत्त योजना से संबंधित है ये। इसमें क्या किया जाता है, कर्मचारी क्या होते हैं, अपने आप रिटायरमेंट ले लेते हैं। गोल्डन हैंडशेक एक विशेष प्रोत्साहन राशि है जो कर्मचारियों को स्वैच्छिक सेवानिवृत्त वीआरएस लेने पर दी जाती है। नहीं देखते हैं, ग्रामीण युवकों की नियोजन नीता बढ़ाने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? ग्रामीण युवकों की नियोजनीयता बढ़ाने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है, ये बताना है। तो क्या है, कौन सी योजना शुरू की गई है? तो याद रख लेंगे उसको, पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल, याद रखिएगा, पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना शुरू की गई है। मतलब ग्रामीण के जो युवक हैं उनको हर सेक्टर में, जैसे कोई भी सेक्टर है उसमें काम करे, उसको रोजगार मिल सके। ठीक है, नियोजकता बढ़ाने के लिए, एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ाने के लिए। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन आप याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हम पढ़ लेते हैं क्योंकि वो क्वेश्चन हो सकता है आपका ना आए, तो यहीं पर हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके पेपर में बहुत बार बनता है कि जो आपका बेरोजगारी होता है, ठीक है, तो बेरोजगारी मतलब जो होता है वो कौन कौन से टाइप के बेरोजगारी, बेरोजगारी के प्रकार, यहाँ एम्प्लॉयमेंट आ गया तो ये थोड़ा सा हम देख लेते हैं, हो सकता है छूट जाए वो क्वेश्चन, इसलिए मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ। ठीक है, तो बेरोजगारी के आपके प्रकार में, तो यहाँ पर देखते हैं कई चीज़ें होती हैं। जैसे आपका ये याद रहे, पहला कौन सा होता है, एक होता है संरचनात्मक, मैं सब लिख देता हूँ ताकि आप क्या हो उसको बता सके अच्छे। एक होता है संरचनात्मक, संरचनात्मक बेरोजगारी, तो याद रखेंगे संरचनात्मक बेरोजगारी, सबको बताना है आपको होता क्या है। अभी मैं इतना सिंपल समझा दूंगा, आपको याद हो जाएगा। एक होता है प्रच्छन्न, जो होता है प्रच्छन्न, प्रच्छन्न बेरोजगारी, अब जो आगे आ जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, नहीं तो अभी यहाँ मैं बता ही दे रहा हूँ। एक होता है मौसमी बेरोजगारी, ये तो आपको वर्ड से समझ में आ रहा है कि ये क्या होता है, मौसमी बेरोजगारी। मौसमी बेरोजगारी के बाद होता है घर्षणात्मक बेरोजगारी, अभी आपको बता दूंगा, आपको कभी भूलेगा नहीं, घर्षणात्मक बेरोजगारी। ठीक है, तो ये होता है घर्षणात्मक बेरोजगारी। ठीक है, और कौन सा होता है लास्ट, याद रखिएगा, चक्रीय बेरोजगारी, याद रखेंगे चक्रीय बेरोजगारी, बेरोजगारी। अब हम सबको एक एक देख लेते हैं। संरचनात्मक बेरोजगारी कब क्रिएट की होती है हमारे यहाँ? ठीक है, देखिए संरचनात्मक स्ट्रक्चर जो बेरोजगारी होती है ये कब क्रिएट होती है, जब कौशल की कमी होती है। ठीक है, जो कौशल की रिक्वायरमेंट है उसकी जब कमी होती है तब वो संरचनात्मक बेरोजगारी होती है। मान लीजिए कोई कंपनी है, वहां पर कंप्यूटर के जो स्टूडेंट हैं उनको ज़्यादा चाहिए, ठीक है, जो कंप्यूटर चलाने जानते हैं, और कंप्यूटर चलाने वाले स्टूडेंट नहीं मिल रहे हैं, तो वो क्या होता है, संरचनात्मक बेरोजगारी। तो वो क्या है, जो नहीं मिल रहे हैं, जो लोग नहीं चला रहे हैं, कंप्यूटर नहीं चलाना जानते हैं, तो वो क्या होगा, तो वो होगा उनके लिए एक बेरोजगार ही होंगे। तो वो उनके टाइप का किस बेरोजगार होंगे, वो संरचनात्मक बेरोजगारी होंगे। तो संरचनात्मक बेरोजगारी यही होता है जहां पर एक कौशल की कमी होती है या कुछ शिक्षा की कमी होती है, मतलब कौशल या शिक्षा किसी की कमी होती है जिसका रिक्वायरमेंट है लेकिन वो आप दे नहीं पा रहे हो। जैसे मैं उस कंपनी को वो चीजें नहीं दे पा रहा हूँ जिसको कंपनी को जरूरत है। ठीक है, तो वो क्या होती है, संरचनात्मक बेरोजगारी होती है। तो संरचनात्मक बेरोजगारी समझ में आया। अब हम देखते हैं प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या होता है। अब देखिए प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या होता है, इसमें क्या होता है, जैसे मैं अगर एग्जांपल लेता हूँ, देखिए प्रच्छन्न बेरोजगारी और ये बेरोजगारी जो आपका मौसमी बेरोजगारी है, ये लगभग लगभग क्या है, लगभग लगभग सेम ही होता है। अब यहाँ पर जो प्रच्छन्न बेरोजगारी होती है, जैसे मैं अगर आपसे बात करता हूँ कि कुछ ऐसा टाइम पीरियड है, ठीक है, मान लीजिए कोई सड़क का निर्माण हो रहा है, ठीक है, ये सड़क का निर्माण हो रहा है। अब यहाँ पर क्या चाहिए, बहुत से मजदूर चाहिए, बहुत से ये एम्प्लॉय चाहिए या अदर कुछ, मतलब यहाँ पर बहुत से सारे लोग का रोजगार मिल सकता है। एक नेशनल हाईवे क्रिएट हो रहा है। अब क्या हुआ, जब नेशनल हाईवे क्रिएट हो गया, इसके बाद क्या होगा, फिर वो जो यहाँ पर लगे हुए थे वो बेरोजगार हो ही गए। तो ये होता है
कुछ खास महीनों में काम होता है प्रच्छन्न बेरोजगारी में। ठीक है, लोग क्या करते हैं, कुछ खास महीनों में काम करते हैं और बाकी समय क्या होते हैं, वो बेरोजगार रहते हैं। तो वह स्थिति क्या कहलाती है, वह स्थिति कहलाती है बेरोजगारी, मतलब प्रच्छन्न बेरोजगारी। ये कृषि में भी बहुत ज्यादा होता है। जैसे क्या होता है, जब धान की कटाई या गेहूं की कटाई होती है तो सभी लोग क्या होते हैं, जुटे रहते हैं खेतों में। ठीक है, या मशीन लेके या खुद बे लेकर, तो वो आपका क्या होगा, उस समय तो उनके पास कार्य होता है, लेकिन क्या होता है कुछ समय के बाद जब कटाई उटाई हो जाती है तो उनके पास काम नहीं रह जाता है। ठीक है, कुछ समय के लिए वो बैठ जाते हैं। कहते नहीं, गांव में बोलते हैं बैठक चल रही है। ठीक है, बैठक चल रही है, बैठक मतलब ये नहीं कि कहीं पे बैठक चल रही है जैसे मोदी जी वाला बैठक होता है, वो वाला नहीं है। गांव में बैठक का मतलब होता है कि अभी हमारा कृषि का काम नहीं हुआ है, अभी हम खाली चल रहे हैं। ठीक है, तो ये याद रहे, जैसे अभी क्या है प्रेजेंट टाइम में, क्या है बैठाया गया है, प्रेजेंट टाइम धान बैठा गया, धान पूरा बैठा दिया गया है, तो अभी लोग थोड़ा बैठक में हैं। ठीक है, क्योंकि उनको क्या थोड़ा सा निराना उड़ाना रहता है, और सब कुछ तो चल ही रहा है, वो तो हो ही जा रहा है। अब तो ऐसा निराना भी नहीं रहता, क्योंकि उसमें ऐसा कीटनाशक डाल देते हैं, वो सब भी चला जाता है। तो अभी बैठक चल रहा है, अभी जैसे अक्टूबर नवंबर आएगा, बैठक खत्म हो जाएगा, तब क्या होगा, वहां पर धान की पूरा कटाई होगी। ठीक है, तो ये होता है। तो ये कौन सा होता है, ये प्रच्छन्न बेरोजगार। अब यही टाइप होता है मौसमी बेरोजगारी। मौसमी बेरोजगारी का कॉन्सेप्ट और इसका कॉन्सेप्ट लगभग लगभग आपका सेम है। ठीक है, तो याद रखिएगा मौसमी बेरोजगारी का भी कॉन्सेप्ट सेम है। ठीक है, तो ये क्या होता है, जैसे कोई खास मौसम हो गया, मैं कहता हूँ जैसे महाकुंभ लगा था। ठीक है, तो महाकुंभ कब 2 महीने चला था महाकुंभ, तो उसी महाकुंभ में बहुत से रोजगार मिल गया। अब वो मौसम चला गया। ठीक है, या मेले, कुछ भी कह सकते हैं कि कोई मेला लग रहा है, वहां पर रोज को रोजगार मिल रहा है, क्योंकि मेला रोज ही थोड़े थोड़े मतलब रोज डेली थोड़ी लगेगा। ठीक है, वो एक ही दिन लगेगा। तो वो होता है मौसमी। अब देखिए आपका क्या होता है, मौसमी हो गया, प्रच्छन्न हो गया, दोनों लगभग लगभग सेम है। संरचनात्मक बेरोजगारी को मतलब समझ गए, जिसमें कौशल की कमी होती है। एक होता है घर्षणात्मक बेरोजगारी। ये क्या होता है घर्षणात्मक, जैसे मैं कहा, मैं एक कंपनी में काम करता हूँ, वो टीसीएस कंपनी है, और मुझे क्या करना है, विप्रो कंपनी में जाना है। तो मैं टीसीएस से अगर विप्रो में जा रहा हूँ, हमने टीसीएस से इस्तीफा देके विप्रो में जाना है, तो हमने यहाँ तो इस्तीफा मान लीजिए हमने 2 तारीख को दे दिया। ठीक है, यहाँ पर रिजाइन कर दिया टीसीएस से, और हमको फिर जॉब अभी विप्रो में नहीं मिल रही है, और हमको विप्रो में जॉब कब मिलेगी, मान लीजिए अगले 25 तारीख को। ठीक है, तो 2 तारीख को हमने रिजाइन कर दिया, अगले हमें 25 तारीख को जॉब मिलेगी विप्रो में। तो विप्रो 2 से 25 के बीच में जो टाइम पीरियड होता है, वही आपका जो व्यक्ति बेरोजगार होता है, उसको घर्षण बेरोजगारी कहते हैं। तो याद रखेंगे, एक नौकरी की खोज में जब नौकरी लोग बदलते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, तो बीच का जो टाइम पीरियड होता है वो घर्षण बेरोजगारी कहलाता है। तो घर्षण बेरोजगारी ये होता है। चक्रीय बेरोजगारी क्या होता है, चक्रीय बेरोजगारी क्या होता है, तो चक्रीय बेरोजगारी में आपका क्या होता है, जब मंदी आ जाता है, ठीक है, मार्केट में मंदी आ जाता है, तो उस समय क्या, बहुत से लोगों को सरकारी नौकरी, सॉरी, प्राइवेट नौकरी से निकाल दिया जाता है, सरकारी नौकरी से नहीं। इसीलिए सरकारी नौकरी अच्छी होती है, क्योंकि चाहे मंदी आए चाहे कुछ आए, ठीक है, सरकार को आपको पैसा देना ही पड़ेगा। ठीक है, सरकार निकालेगी नहीं। ठीक है, तो वो चक्रीय बेरोजगारी होता है, जब मंदी आ जाती है तो बहुत से एम्प्लॉय क्या होता है, प्राइवेट कंपनी से निकाल दिए जाते हैं। यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट क्या कर रहा है। अब यहाँ देखिए, ब्याज अदायगी केंद्र सरकार के व्यय में किस श्रेणी में आता है, तो कह रहे हैं ब्याज अदायगी जो है वो केंद्र सरकार के किस श्रेणी में आता है, सबसे बड़ी मद के रूप में आता है। मतलब लार्जेस्ट हेड, मतलब लार्जेस्ट, सबसे ज्यादा उसका टेंशन रहता है ब्याज अदायगी। ठीक है, ब्याज अदायगी केंद्र सरकार के लिए सबसे बड़ा हिस्सा होता है, क्योंकि क्या हो, लोग पैसा जमा कर देते हैं। ठीक है, फिर उसको सरकार को क्या करना है, ब्याज देना पड़ता है। ठीक है, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, वित्त आयोग का मुख्य कार्य क्या होता है, करें जो वित्त आयोग है उसका मुख्य कार्य क्या होता है, तो वित्त आयोग का मुख्य कार्य होता है राजस्व और वित्तीय संसाधनों का बंटवारा करना। तो याद रखिएगा, फाइनेंस कमीशन क्या होता है, राजस्व और वित्तीय संसाधनों का बंटवारा करना केंद्र और राज्यों के बीच में। ठीक है, तो केंद्र और राज्यों के बीच में इसका बंटवारा करना। ठीक है, 280 है वित्त आयोग। अब यहाँ देखिए, पैन कार्ड किसके द्वारा जारी किया जाता है, और यह व्यक्ति के पते को प्रमाणित करता है। क्या यह व्यक्ति के पते को प्रमाणित करता है पैन कार्ड, तो बताइए, पैन कार्ड किसके द्वारा जारी जारी किया जाता है। ये पैन कार्ड आयकर विभाग के द्वारा जारी किया जाता है।
क्या जब आप पैन कार्ड देखें क्या उसमें आपको दिया रहता है कि उसमें आपका पता है? नहीं, पता होता नहीं दिया रहता। नाम दिया रहता है, डेट ऑफ बर्थ दिया रहता है, एक नंबर दिया रहता है जो पैन कार्ड का नंबर होता है, ठीक है। तो ये वही होता है, ये आयकर विभाग के द्वारा जारी किया जाता है। पैन कार्ड किसके द्वारा जारी किया जाता है? आयकर विभाग के द्वारा जारी किया जाता है। ये पता नहीं बताता है, ये कहीं ना दिखा दीजिएगा कि हमारा ये पता दिखा, पता आपका आधार कार्ड दिखाएगा, ठीक है। पैन कार्ड आयकर विभाग द्वारा जारी किया जाता है। यह केवल नाम जन्मतिथि है, नाम जन्मतिथि और पैन नंबर को प्रमाणित करता है, पते को नहीं प्रमाणित करता है, ठीक है, जो हमने बताया है। कह रहे हैं कि बिक्री बिक्री कर किस प्रकार का कर है? तो कह रहे हैं बिक्री कर जो सेल टैक्स, सेल्स जो टैक्स होता है वो किस प्रकार से का टैक्स होता है? तो बिक्री कर किस प्रकार का टैक्स होता है? ये अप्रत्यक्ष कर होता है। तो ये बिक्री कर अप्रत्यक्ष कर होता है, ये याद रख लेंगे। यहाँ पर बिक्री कर विक्रेता पर लगता है, लेकिन अंततः इसे क्रेता चुकाता है, इसलिए यह अप्रत्यक्ष कर होता है। तो बिक्री कर क्रेता पर लगता है, लेकिन इसे अंततः कौन चुकाता है? क्रेता चुकाता है, इसलिए यह अप्रत्यक्ष कर होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, करें सेवा कर। सेवा कर में कर भारत में पहली बार कब लागू हुआ था और किस समिति की सिफारिश पर लागू हुआ था? सेवा कर। तो सेवा कर भारत में पहली बार कब लागू हुआ था? 1994 से 95 में लागू हुआ था सेवा कर। सेवा कर भारत में पहली बार कब लागू हुआ था और किससे? 1994 95 में लागू हुआ था चलैया समिति की, तो याद रखेंगे चलैया समिति की सिफारिश पर लागू हुआ था। सेवा कर को 1994 95 में लागू किया गया था, इसके लिए चलैया समिति ने सिफारिश की थी। तो याद रखेंगे किसकी सिफारिश थी? चलैया समिति की यह सिफारिश थी। नहीं, देखते हैं भारत में सर्वप्रथम वैट मूल्य वर्धित कर लागू करने वाला राज्य कौन था? भारत में सर्वप्रथम वैट जो है मूल्य वर्धित कर लागू करने वाला कौन था, ये बताना है। तो भारत में सर्वप्रथम वैट लागू करने वाला कौन सा था? यह हरियाणा था। तो भारत में सर्वप्रथम वैट कौन लागू करता है? यह हरियाणा लागू करता है, ठीक है। 2003 में भारत में सर्वप्रथम वैट लागू करने वाला राज्य था हरियाणा, ठीक है। कह रहे हैं राजकोषीय घाटा और प्राथमिक घाटा में अंतर क्या होता है? तो कह रहे हैं राजकोषीय घाटा और प्राथमिक घाटा में अंतर क्या होता है? तो प्राथमिक घाटा क्या होता है? राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज अदायगी। राजकोषीय घाटा में से ब्याज अदायगी घटा देंगे तो वो प्राथमिक घाटा आ जाता है। प्राथमिक घाटा ब्याज अदायगी घटाने के बाद राजकोषीय घाटा होता है, ठीक है। करें कि यहाँ पर करें राजस्व कर, रेवेन्यू टैक्स, संपत्ति कर, वेल्थ टैक्स किस प्रकार के कर हैं? तो ये करें राजस्व कर और संपत्ति कर, ये किस प्रकार के टैक्स होते हैं? तो ये क्या होते हैं? ये प्रत्यक्ष डायरेक्ट टैक्स होते हैं। तो याद रखें, जैसे आपके घर में आप देखते होंगे, आपके घर पे एक टैक्स आता होगा, तो वो जो आपके घर पे टैक्स आता है वो किस प्रकार का टैक्स होता है? तो आपके घर पे जो टैक्स आता है वो प्रत्यक्ष डायरेक्ट टैक्स आता है, ठीक है। ऐसा नहीं ला के दे देते हैं कि इतना आपका टैक्स हुआ है। अब तो जैसे जितना स्क्वायर फीट हो उसी के अकॉर्डिंग आपका टैक्स लिया जाता है। तो याद रखेंगे वो क्या है? डायरेक्ट टैक्स होता है, ठीक है। इन करों को करापात या कराघात दोनों प्रकार के होते हैं, इसलिए ये प्रत्यक्ष कर होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, सैनवेट किससे संबंधित है? सैनवेट किससे संबंधित है, ये बताना है। सैनबेट का क्या होता है? सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी होता है, इससे संबंधित है। केंद्रीय उत्पादक शुल्क से संबंधित होता है सैनबेट। देखिए सैनबेट का उपयोग केंद्रीय उत्पादन शुल्क द्वारा दिया जाता है, इनपुट टैक्स क्रेडिट प्रणाली के लिए किया गया जाता है, ठीक है। तो ये याद रख लेंगे। कह रहे हैं भारत में न्यूनतम वैकल्पिक कर मैट का समावेश किस वर्ष किया गया था? तो ये किस वर्ष किया गया था, ये बताना है। तो ये कब किया गया था? 1996 में और 97 में किया गया था। कब किया गया था? 1996 में 97 में किया गया था मैट। चलैया समिति किससे संबंधित है, ये बताना है। चलैया समिति किससे संबंधित है? ये प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर सुधार से संबंधित है चलैया समिति, याद रखिएगा। चलैया समिति किससे संबंधित है? प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर सुधार से संबंधित है ये चलैया समिति। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर कह रहे हैं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर सुधार, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म से संबंधित है चलैया समिति, ठीक है। मनोरंजन कर कौन लगाता है? तो ये राज्य सरकार लगाता है। देखते नहीं, किसी की मूवी जब रिलीज होती है किसी भी एक्टर की, तो वो आते हैं योगी आदित्यनाथ जी से मिलने, ठीक है। बहुत बार आपने देखे होंगे बहुत से एक्टर योगी आदित्यनाथ जी से मिलने आते हैं, क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं कि टैक्स कम इस मूवी पर किया जाए, ताकि सरकार टैक्स कम ले और कम पैसा, जब सरकार टैक्स कम, देखिए किसी किसी मूवी पर सरकार टैक्स ही नहीं लेती, तो क्या होता है उसका प्राइस बहुत कम हो जाता है, वो ज़्यादा से ज़्यादा मूवी लोग थिएटर में जाने देख, जैसे मान लीजिए वहाँ पर 200 रुपये का एक टिकट हो गया, टैक्स कम हो गया, वो आ गया 120 रुपये का, तो 120 रुपये में सब सोचते हैं सस्ता टिकट है, चलते हैं हम देख लेते हैं मूवी, ठीक है। तो याद रख लेंगे
वहाँ पे सभी लोग मतलब मैक्सिमम लोग चले जाते हैं थिएटर, ठीक है, तो वो मूवी का प्रचार मैक्सिमम चीज़ें हो जाती है, तो इसीलिए सब लोग मिलने आते हैं योगी आदित्यनाथ जी से कि सर हमारा टैक्स कम कर दीजिए। तो योगी आदित्यनाथ जी पहले मूवी देखते हैं कि इस मूवी में कोई ऐसी चीज़ें नहीं है कोई देश के खिलाफ हो, तो अगर वो ऐसी चीज़ें हों जो देश के आपके खिलाफ हो या किसी राज्य के या किसी जाति धर्म के खिलाफ हो, तो उसको क्या करते हैं, उसको फिर नहीं मतलब योगी जी नहीं देखते हैं, उनके जो ये पीए सचिव ये सब देखते हैं, ठीक है। अब देखिए कंपनी कर, कॉर्पोरेट टैक्स किस पर लगाया जाता है, तो कह रहे कंपनी कर किस पर लगाया जाता है ये बताना है। तो कंपनी की आय पर लगाया जाता है, याद रख लेंगे किस पर लगाया जाता है, कंपनी कर। कॉर्पोरेट टैक्स किस पर लगाया जाता है, कंपनी की आय पर लगाया जाता है। शेयर बाजार में बुल और बियर का क्या अर्थ है, बुल और बियर का क्या अर्थ होता है ये बताइए। शेयर बाजार में बुल और बियर का, तो शेयर बाजार के रुझान होते हैं, ये बुल और बियर क्या होते हैं, शेयर बाजार के ये रुझान होते हैं। बुल बुल मार्केट में बाजार बढ़ाता है और बियर क्या करता है, घटाता है, तो याद रखेंगे बियर से ऐसे याद करेंगे। बुल बियर तो अलग होता है, लेकिन वो अलग वाला मैं बता दे रहा हूँ, जो बियर वार्ड आ जाए तो बियर वार्ड जो बियर पी लेता है, मतलब जो ये अल्कोहल अल्कोहल पीता है, वो फिर गिर ही पड़ता है, ठीक है, कहीं नाली में पड़ा रहेगा तो कहीं सड़क पे लेटा पड़ा रहेगा, ठीक है, तो वो गिर जाता है, तो बियर का मतलब ये गिरता, बुल मतलब क्या होता है, बाजार बढ़ता है, तो याद रखिएगा बुल बढ़ता है, बियर अगर हो गया तो वो पीकर नाली में पड़ा रहता है, ठीक है, नाली में पड़ा रहने का मतलब गिरा पड़ा रहता है, वहां पर लेटा रहता है, ठीक है। बाजार में शेयर बाजार भारत में शेयर बाजार के कार्य को कौन नियंत्रित करता है, तो भारत में शेयर बाजार के कार्य को कौन नियंत्रित करता है ये बताना है, तो ये सेबी करता है, तो सेबी जो है ये सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जिसको बोला जाता है, ठीक है, यही भारत में शेयर बाजार को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या है, भारत रुपए को चालू खाते में परिवर्तनीय कब बनाया गया, तो भारत ने रुपए को चालू खाते में परिवर्तनीय कब बनाया गया, तो ये कब बनाया गया, मार्च 1994 में बनाया गया, तो याद रखेंगे मार्च 1994 में। मार्च 1994 में भारतीय रुपए को चालू खाते में लेन देन के लिए परिवर्तनीय बनाया गया, तो याद रखेंगे मार्च 1994 में, ठीक है, तो याद रखेंगे कब, मार्च 1994 में। फिर देखते हैं, करें भारतीय बीमा विकास भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण आईआरडीए का गठन किस उद्देश्य से किया गया था, तो बताइए। इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, इसका मतलब है जो गठन किया गया था, ये किस उद्देश्य से किया गया था ये बताना है। और इसका उद्देश्य क्या था, बीमा व्यवसाय का नियमन का, रेगुलेशन ऑफ इंश्योरेंस बिजनेस। अभी देखिए इतने बिजनेस इंश्योरेंस की कंपनियां खुल गई हैं, अगर आपका ये आई ना होता तो इतना ज़्यादा लोग परेशान हो जाते हैं क्या बताएं, ठीक है, लेकिन ये क्या करता है, रेगुलेट करता है हर चीज़ को। आईएआरडीए गठन बीमा कंपनियों के नियमन विकास और सुरक्षा के लिए किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय जीवन बीमा निगम की शुरुआत कब हुई, करें भारतीय जीवन बीमा जो निगम है इसकी शुरुआत कब हुई थी, 1956 में इसकी शुरुआत हुई थी, भारतीय जीवन बीमा निगम एलआईसी की शुरुआत कब हुई, 1956 में हुई। अब जब 1956 में इसकी शुरुआत हुई तो 1955 में किसकी शुरुआत हुई, तो 1955 में किसकी शुरुआत हुई, आईसीआईसीआई, इसकी शुरुआत हुई थी 1955 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रख लेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, एलआईसी का स्थापना जीवन बीमा सेवाओं को एकीकृत करने और जनता तक बीमा पहुंचाने के लिए की गई थी। नेक्स्ट देखते हैं, करें भारत निर्माण कार्यक्रम केंद्र सरकार द्वारा कब प्रारंभ किया गया था और इसका उद्देश्य क्या था, भारत निर्माण कार्यक्रम ये कब प्रारंभ किया गया था, तो भारत निर्माण कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया था, ये 2005 में प्रारंभ किया गया था। कब प्रारंभ किया गया था, तो ये 2005 में प्रारंभ किया गया था। हम यहाँ पर कुछ क्या देख लेते हैं, कुछ योजनाएं देख लेते हैं कि जो योजनाएं हैं सरकार के द्वारा समय समय पर लाई जाती हैं, उनके बारे में देख लेते हैं, मतलब कि हो सकता है क्वेश्चन पेपर में पूछ लें। तो ये 2005 में ग्रामीण बुनियादी ढांचा, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, रोड हो गया, ड्रिंकिंग वाटर हो गया, टेलीकॉम, इरिगेशन, हाउसिंग, इस सब के विकास के लिए भारत निर्माण कार्यक्रम केंद्र सरकार के द्वारा 2005 में शुरू किया गया था, ठीक है, तो ये याद रख लेंगे, भारत निर्माण कार्यक्रम 2005 में शुरू किया गया था। अच्छा, मैं कहूँ कि मेक इन इंडिया कार्यक्रम सब कब शुरू किया गया था ये बताइए। मेक इन इंडिया कार्यक्रम, तो मेक इन इंडिया कार्यक्रम कब शुरू किया गया था, तो मेक इन इंडिया कार्यक्रम कब शुरू किया गया था, तो ये 2000
14 में, ठीक है। तो 2014 में शुरू किया गया था। कब शुरू किया गया था? 2014 में। डिजिटल इंडिया कब शुरू किया गया था? ये याद रखेंगे, डिजिटल इंडिया कार्यक्रम। तो डिजिटल इंडिया कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? तो ये 2015 में शुरू किया गया था, डिजिटल इंडिया कार्यक्रम 2015 में। स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम कब शुरू हो गया? स्टार्ट अप इंडिया कार्यक्रम, ठीक है। ये कब शुरू किया गया था? तो ये 2016 में शुरू किया गया था, ठीक है। तो 2016 में शुरू किया गया था स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम को, ठीक है। तो ये याद रख लेंगे। अब देखिए स्टैंड अप इंडिया कार्यक्रम कब शुरू किया था? स्टार्टअप हो गया, डिजिटल हो गया, मेक इन इंडिया, इसको बताने की जरूरत नहीं, ये सब तो पता ही होगा क्यों शुरू शुरू किया गया था। लेकिन स्टैंड अप इंडिया बता देते हैं, ठीक है, किस लिए शुरू किया गया था। स्टैंड अप इंडिया कार्यक्रम ये कब शुरू किया गया था? स्टैंड अप इंडिया भी कार्यक्रम क्या किया, देखिए स्टार्टअप और स्टैंड अप दोनों एक ही वर्ड आ रहे हैं ना, तो ये दोनों सब कब शुरू किए गए? तो ये भी 2016 में शुरू किया गया था, ठीक है। तो 2016 में। अब देखिए ये किस लिए शुरू किया गया था? तो इसका उद्देश्य क्या था? जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की महिलाएं होती हैं उनके बीच उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए, मतलब जो SC ST कास्ट की महिलाएं होती हैं उनके बीच क्या होती हैं, उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए, ताकि उनको भी उद्योग क्षेत्र में अवसर मिल सके। इसीलिए सरकार ने क्या किया था कि 10 लाख रुपए से 1 करोड़ के बीच का ऋण प्रदान करने की घोषणा किया गया था। किसमें? स्टैंड अप इंडिया कार्यक्रम के तहत। याद रख लेंगे ये स्टैंड अप इंडिया कार्यक्रम के तहत, ठीक है। एक और अभियान चलाया गया था, आत्मनिर्भर भारत अभियान। आत्मनिर्भर भारत अभियान ये कब चलाया गया था? यह आत्मनिर्भर भारत अभियान, ये वाला याद रखिएगा। तो आत्मनिर्भर भारत अभियान 2020 में चालू किया गया था। इसका काम क्या था? घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देना, आयात निर्भरता को कम करना, इसका काम था। मतलब आत्मनिर्भर, घरेलू चीजें आप ज्यादा बनाइए, बाहर की चीजें चाइना अमेरिका से मत मंगाइए, ठीक है, ज़्यादा उन पर डिपेंड ना होइए, ठीक है। इसलिए ये मंगाया गया था, ठीक है। तो ये याद रख लेंगे आत्मनिर्भरता भारत अभियान। तो ये कुछ याद रख लेंगे। मेक इन इंडिया 14 में, डिजिटल इंडिया 15 में, स्टार्टअप इंडिया 16 में, स्टैंड अप इंडिया 16 में, आत्मनिर्भरता भारत अभियान कब? 2020 में, ठीक है। तो इतना आपको याद कर लेना है। नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या है। हमारा तमिलनाडु राज्य ने सबसे पहले कौन सी योजना शुरू की? करें तमिलनाडु राज्य जो है सबसे पहले कौन सा योजना शुरू किया? तो उन्होंने शुरू किया 1 रुपए में 1 किलोग्राम चावल योजना। 1 रुपए में 1 किलोग्राम चावल योजना किसने शुरू किया? तो यह तमिलनाडु सरकार ने शुरू किया। तो 1 रुपए में 1 किलो चावल योजना, 1 रुपीज 1 kg राइस स्कीम, यह योजना गरीबों में सस्ते चावल सस्ते दाम पर उपलब्ध कराने के लिए तमिलनाडु राज्य ने शुरू किया, ठीक है। संगम योजना कब प्रारंभ की गई थी? तो कह रहे हैं संगम जो योजना है ये कब प्रारंभ किया गया? तो संगम योजना 15 अगस्त को प्रारंभ किया गया था। अब 15 अगस्त 1996 में प्रारंभ किया गया था। ये याद रखिएगा किस लिए ये प्रारंभ किया गया था? ग्रामीण क्षेत्रों में विकास के लिए संगम योजना प्रारंभ किया था। संगम योजना ग्रामीण क्षेत्रों में विकास हेतु केंद्र सरकार के द्वारा प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की अगर हम बात करते हैं तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का उद्देश्य क्या है ये बताइए। तो इसका उद्देश्य था ग्रामों को शहरों से जोड़ना और ग्रामीण गरीबी कम करना, ठीक है। तो इसका प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का यही उद्देश्य था, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का उद्देश्य था गांवों को क्या करना? शहरों से जोड़ना, ठीक है, और सामुदायिक विकास करना शहरों का। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम कानूनी व्यवस्था के रूप में कब प्रारंभ किया? राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम कानूनी व्यवस्था ये कब प्रारंभ किया गया? ये 2 फरवरी को प्रारंभ किया गया, 2 फरवरी 2006 को ये प्रारंभ किया गया, ठीक है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना जिसको क्या कहते हैं? नरेगा कहते हैं, ठीक है। अभी नरेगा ही चल रहा था, 2009 में मनरेगा बना, ठीक है। तो याद रखेंगे नरेगा को कब प्रारंभ किया गया? 2 फरवरी 2006 को नरेगा का प्रारंभ हुआ, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर क्या कराया। करें महात्मा गांधी रोजगार गारंटी स्कीम, ये देखिए यहाँ पर क्या करें, महात्मा गांधी रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा कब घोषित किया गया? तो मनरेगा कब घोषित किया गया? ये 2 अक्टूबर 2009 में घोषित किया गया मनरेगा। तो मनरेगा कब हुआ? 2 अक्टूबर 2009 में। मनरेगा को 2 अक्टूबर 2009 में महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा नाम दिया गया, ठीक है। यहाँ देखते हैं करें भारत में सामुदायिक
विकास कार्यक्रम प्रायोगिक स्तर पर कब शुरू किया गया? भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रायोगिक स्तर पर कब शुरू किया गया? 2 अक्टूबर 1952 को शुरू किया गया। याद रखेंगे, 2 अक्टूबर 1952 को भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रायोगिक स्तर पर कब शुरू किया गया? 2 अक्टूबर 1952 को। अच्छा, कुछ और देख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, जो कार्यक्रम आ रहे हैं तो यहाँ पर देख लेते हैं। जैसे अभी हमने क्या पढ़ाया था, डिजिटल इंडिया हो गया, और ये मेक इन इंडिया, ऐसे याद रखेंगे। ये कृषि क्षेत्र से कुछ योजनाएं लागू की गई थी, वो देख लेते हैं। कृषि क्षेत्र की जो योजनाएं हैं वो देखते हैं कौन कौन सा है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना। अगर हम पूछें कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना कब स्वास्थ्य कार्ड योजना कब लागू किया गया था, तो मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना कब लागू किया गया था? 2015 में मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना लागू किया गया था। 2015 में मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना लागू किया गया था, याद रख लेंगे, ठीक है। इसमें क्या होता था, मिट्टी की गुणवत्ता को सुधारना, ताकि क्या हो, अच्छी फसलें हो सके। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ये कब याद लागू किया गया था? क्या है? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, जिसको PMFBY, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ये कब लागू किया गया था? तो 2016 में। तो याद रखेंगे, 2016 में स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ऐसे पढ़ा करिए। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड इंडिया, ठीक है, ये शुरू किया गया था। पीएम किसान कब शुरू किया गया था? ठीक है, पीएम किसान क्या होता था अभी मैं बताता हूँ। पीएम किसान, तो पीएम किसान पीएम किसान कब शुरू किया गया था? तो ये 2019 में। तो 2019 में शुरू किया गया था। इसमें क्या होता था, छोटे और सीमांत जो किसान हैं उनको 3 किस्तों में सालाना 6,000 रुपए की आय सहायता करना। ठीक है, सालाना क्या होता है, ईयरली 6,000 रुपए क्या करना, प्रोवाइड करना। कितने किस्तों में? 3 किस्तों में, मतलब 2-2 हज़ार रुपए। ठीक है, 2,000 रुपये एक बार आएगा, 2,000 रुपये एक बार आएगा, 2,000 रुपये एक बार आएगा। यहाँ पर आपके पास कुछ ना कुछ जमीन होना चाहिए, चाहे 10 ही बिस्सा, मतलब 10 ही बिस्सा क्या, 2 ही बिस्सा अगर हो तब भी आपके खाते में पैसा आएगा। ठीक है, पीएम किसान जो सम्मान निधि है, ये याद रख लेंगे। कृषि अवसंरचना निधि कब हो गया? तो कृषि और अवसंरचना निधि की शुरुआत कब किया गया था? ये 2020 में किया गया था। अच्छा, इसकी शुरुआत क्यों किया गया था? तो जो गोदाम होते हैं, कोल्ड स्टोरेज होते हैं, इनकी अवसंरचना को और इनको बढ़ावा देने के लिए कि ज़्यादा से ज़्यादा हर जगह स्थापित किए जाएं। क्यों? ताकि जो किसान फसल उगाते हैं, खराब हो जाता है, वो खराब ना हो। तो ये कृषि अवसंरचना निधि कौन सा साल है? तो कृषि अवसंरचना निधि 2020 है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, ये 2020 है। ठीक है, बस इतना याद रखेंगे। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना 2015 में, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2016 में, पीएम किसान ये 2019 में 6,000 रुपये दिए जाएंगे। ठीक है, अभी और आगे राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब शुरू किया गया था? राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये कब शुरू किया गया था? तो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब शुरू किया गया? 2005 में शुरू किया गया था। 12 अप्रैल 2005 में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन शुरू किया गया था। ठीक है, तो ये याद रख लेंगे। करें, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया यूआईडी द्वारा परिवर्तित आधार संख्या कितनी अंकों की होती है? करें, जो आधार संख्या होती है वो कितने अंक की होती है, ये बताना है। तो आधार संख्या में अगर आप देखेंगे तो उसमें कितना अंक होता है? 12। जब आप फॉर्म फिल करते होंगे तो आपको उसमें 12 अंक दिया रहता होगा। ठीक है, तो 12 अंक होता है। आधार को आप बहुत अच्छे से रखा करिए, बहुत जगह उसका यूज होता है। आधार एक 12 अंकीय विशेष पहचान पत्र संख्या है जो भारत में निवासियों को जारी की जाती है। ठीक है, यहाँ पता होता दिया रहता है। मध्याह्न भोजन मिड डे मील योजना भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार में कब लागू हुआ? तो मिड डे मील योजना जो है वो कब लागू हुआ था? तो 15 अगस्त 1995 में मिड डे मील योजना लागू हुआ था। कब लागू हुआ था? 15 अगस्त 1995। इसमें क्या किया जाता था, बच्चों के पोषण के लिए बात की जाती है, छोटे बच्चों को। यह योजना स्कूल में बच्चों के पोषण और शिक्षा दोनों सुनिश्चित करने पर लागू किया गया था। ठीक है, स्कूल चलो अभियान उत्तर प्रदेश में किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? स्कूल चलो अभियान, तो स्कूल चलो अभियान जुलाई 2000 में प्रारंभ हुआ था, याद रखेंगे। जुलाई 2000 में स्कूल चलो अभियान। अब देखिए, पहले एक प्रचार आता था, ठीक है, जब आप, हो सकता है बहुत लोग नहीं जानते होंगे, लेकिन पहले 2000 में एक प्रचार आता था। कौन सा प्रचार आता था? जो 2000, मतलब 2000 में बहुत से लोग छोटे होंगे, तो एक प्रचार आता था, उसमें क्या था,
काफ़ी बच्चे स्कूल जाते थे, कूदते फांदते ये उसके समुद्र किनारे या किसी मतलब बाग बगीचे से होके जाते थे। तो ये स्कूल चलो अभियान का एक प्रचार, वो बहुत ज़्यादा प्रचार पहले आता था, ठीक है, दूरदर्शन पे आता था, पहले दूरदर्शन ही चलता था। अभियान का उद्देश्य स्कूलों में बच्चों की भागीदारी को बढ़ाना। अब देखिए स्वच्छ भारत अभियान कब प्रारंभ किया गया था, तो स्वच्छ भारत अभियान कब प्रारंभ किया गया था, तो ये 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत अभियान शुरू किया गया था। अब देखिए गांधी जी के कहा गया था कि गांधी जी का जब 150वीं जयंती आएगा तो भारत को स्वस्थ, उद्देश्य इसका था गांधी जी के 150वीं जयंती पर भारत को स्वच्छ करना, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, कह रहा है कि यहाँ पर विजन 2020 फॉर इंडिया किसने प्रस्तावित किया था, विजन 2020 फॉर इंडिया किसने प्रस्तावित किया था, ये डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने प्रस्तावित किया था। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने विजन 2020 फॉर इंडिया प्रस्तावित किया था, ठीक है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने 2020 तक भारतीय विकसित राष्ट्र बनाने की रूपरेखा प्रस्तुत करता है। पूरा क्या है, प्रोवाइडिंग ऑफ अर्बन एम्यूनेशन टू रूरल एरियाज की अवधारणा किसने, पूरा की अवधारणा किसने दिया था, ये बताना है। तो ये भी किसने दिया था, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने ही पूरा का अवधारणा दिया था। ये भी क्वेश्चन आ चुका है। पूरा का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों और शहरी सुविधाओं का विकास करना था। भारत में केवल दिव्यांगों के लिए स्थापित प्रथम विश्वविद्यालय कहाँ, देखिए आप सब खुद ही किया करिए क्वेश्चन, ठीक है, जो क्वेश्चन मैं दिखा दूं। इससे क्या होता है, इससे क्या होता है, आपका कॉन्फिडेंस डेवलप होगा कि हमारा कितना हमें तैयार करना है अभी। तो भारत में केवल दिव्यांगों के लिए प्रथम स्थापित विश्वविद्यालय कौन सा था, तो ये कौन सा था, चित्रकूट उत्तर प्रदेश में स्थापित हुआ है, ठीक है। तो ये याद रखेंगे। ये नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या है, जनपद प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम, जनपद जनपन प्राथमिक एजुकेशन कब प्रारंभ किया गया था, तो ये 1994 में, याद रखेंगे 1994 जनपद प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, जनपद प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम कब, 1994 में। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ था, इसका मुख्य कार्य क्या था, एनडीसी, देखिए वही फिर आ गया, 6 अगस्त 1952 को गठन हुआ था, डबल बार यही आ गया है। वित्त आयोग और नीति आयोग में अंतर क्या है, करें वित्त आयोग और नीति आयोग में अंतर बताना है, इसका अंतर क्या है वित्त आयोग और नीति आयोग। तो वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है जो आर्टिकल 280 के तहत कार्य करता है, और नीति आयोग एक संवैधानिक नहीं, एक सांविधिक निकाय, मतलब इसमें कोई आर्टिकल नहीं है, ठीक है। तो ये संवैधानिक निकाय है, वित्त आयोग, नीति आयोग एक संवैधानिक निकाय नहीं है, ठीक है, एक सलाहकारी निकाय है। तो ये सलाहकारी निकाय है और ये संवैधानिक संस्था है। प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक के लेखक कौन है, कहें प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसके लेखक कौन है, ये बी एस मिन्हास है। तो याद रखेंगे बी एस मिन्हास इसके लेखक हैं। नहीं देखते हैं, स्वास्थ्य बीमा पोर्टेबिलिटी कब से लागू हुई है, तो कह रहे हैं स्वास्थ्य बीमा पोर्टेबिलिटी कब से लागू हुई है, तो ये 1 अक्टूबर 2011 से लागू हुई है। इसमें कहता क्या है, स्वास्थ्य बीमा पोर्टेबिलिटी से व्यक्ति अपने बीमा प्रदाता को बदलते समय पहले से या जमा प्रीमियम का लाभ उठा सकता है। करें कै CARE और कोपार्ट किससे संबंधित है, ये बताना है। तो ये दोनों किससे संबंधित है, तो ये है ग्रामीण कल्याण कार्यक्रम और सहायता मूल्यांकन कार्यक्रम से, ठीक है, ग्रामीण कल्याण कार्यक्रम और सहायता मूल्यांकन कार्यक्रम से। COPRT ग्रामीण कल्याण योजनाओं की प्रभावशीलता और मूल्यांकन में सहायता करता है। नहीं देखते हैं, यहाँ कह रहे हैं कि आर्थिक नियोजन भारत में किस सूची का विषय है, करें आर्थिक जो नियोजन है वो भारत में किस सूची का विषय है, तो आर्थिक नियोजन भारत में किस सूची का विषय है, समवर्ती सूची का विषय है। तो आर्थिक नियोजन भारत में समवर्ती सूची का विषय है, ये याद रख लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं, भोजन हुआ काम हुआ उत्पादन का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया, यानी भोजन काम और उत्पादन का नारा ये किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया है, ये बताना है। तो 7वीं पंचवर्षीय योजना में, 7वीं पंचवर्षीय में इसमें दिया गया। तो 7वीं पंचवर्षीय में क्या है, ग्रामीण कृषि विकास के लिए और सब पर जोर दिया गया, भोजन काम और उत्पादन का नारा। कह रहे हैं रैगनर्स नर्स की प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है, ये कौन सी है, प्रॉब्लम ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन इन अंडर डेवलपमेंट कंट्री। तो याद रखिएगा प्रॉब्लम्स ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन इन अंडर डेवलपमेंट कंट्रीज, ठीक है, रैगनर्स नर्स। विदेश व्यापार नीति 2023 कब और घोषित की गई और प्रभावी हुई,
तो विदेश व्यापार नीति 31 मार्च 2023 को 1 अप्रैल 2023 से लागू की गई। तो विदेश व्यापार नीति 2023 कब घोषित की गई? 31 मार्च 2023 से 1 अप्रैल 2023 के बीच में। करें अर्थव्यवस्था अ, में सेवाओं के निर्यात को क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा, अर्थव्यवस्था में सेवाओं के निर्यात को क्या कहा जाता है, ये बताना है। ये क्या कहा जाता है? इनविजिबल एक्सपोर्ट कहा जाता है, तो याद रख लेंगे। अब यहाँ पर क्या होता है? सेवाओं का निर्वात निर्यात, ये अदृश्य इनविजिबल एक्सपोर्ट, इसका मतलब क्या होता है? जैसे क्या होता है, सेवा क्षेत्र में सॉफ्टवेयर हो गया, पर्यटन हो गया, बीमा आदि के निर्यात को अदृश्य निर्यात कहते हैं, ठीक है। अब जैसे हम क्या करते हैं कि अगर किसी को कोई चीज़ सॉफ्टवेयर भेजना होगा, तो वो थोड़ी किसी ट्रक पे लद के जाएगा। चेन्नई से दिल्ली जाना होगा किसी सॉफ्टवेयर को, तो किसी ट्रक से थोड़ी जाएगा, वो तो इसी मतलब इनविजिबल तरीके से जाएगा। तो वही होता है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या है। कह रहे हैं कि फेरा का स्थान लेने वाला कानून कौन सा है और कब लागू हुआ? कह रहे हैं फेरा का स्थान लागू होने वाला मतलब स्थान कौन सा लिया है, ये क्वेश्चन आपके पेट में आया हुआ है। तो फेरा का स्थान कौन सा लिया है? तो फेरा का स्थान फेमा ने लिया है। तो फेरा से कौन क्या बन गया है? फेरा से फेमा बन गया है। तो फेमा ये करें कब लागू हुआ? तो ये फेमा 2002 में लागू हुआ। याद रखें कब हुआ? 2002 में लागू हुआ। देखिए फेरा का क्या होता है? फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट था। पहले फेरा का क्या नाम था, यही एक बार पूछा ही गया था कि फेरा का नाम क्या है। तो फेरा का नाम क्या है? फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट नाम है। इसकी जगह किसने लिया? फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट ने, फेमा ने लिया, जो 2000 से पूरी तरह से लागू हो गया। नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या है। करें भारत में निर्यात आयात एग्जिम बैंक का गठन कब हुआ था? कह रहे हैं भारत में जो निर्यात आयात एग्जिम बैंक है, इसका गठन कब हुआ था? इसका गठन 1982 में हुआ था। तो इसका गठन कब हुआ था? 1982 में इसका गठन हुआ था एग्जिम एंकिम बैंक का। जब कोई देश अपनी मुद्रा का अवमूल्यन करता है तो क्या प्रभाव पड़ता है? मुद्रा का अवमूल्यन करने का मतलब होता है कि जो आयात हुआ वो महंगा हो जाता है और निर्यात क्या हुआ, वो सस्ता हो जाता है। जैसे हमने क्या किया, मैं एक कंट्री को चला रहा हूँ, ठीक है। मेरी एक कंट्री है और मैं इस कंट्री का मैं क्या किया हूँ, मुद्रा का उन्मूलन कर दिया। मतलब मुद्रा की वैल्यू को हमने घटा दिया है। मुद्रा पहले जो 100 रुपये होता था, उसको क्या है, लगभग वो 70 रुपये पे आ गया है, ठीक है। तो मुद्रा उन्मूलन हो गया, ठीक है। जब मुद्रा की वैल्यू घट गई है, अवमूल्यन हो गया, तो हमारा क्या हो गया? आयात क्या हो गया? महंगा होगा हमको, क्योंकि जो बाहर से सामान आ रहा है, ये मान लीजिए कोई चाइना से सामान आ रहा है, मोबाइल एक आ रहा है, ठीक है। तो मोबाइल जो चाइना से आ रहा है, पहले वो कितने, मान लीजिए 20,000 की मोबाइल है, ठीक है। तो 20,000 की मोबाइल है, अब हमारे पास 70 रुपये है, तो ये हमारा आयात तो महंगा ही होगा। लेकिन निर्यात क्या हो जाएगा? निर्यात सस्ता हो जाएगा। ये याद रख लेंगे, क्योंकि हमको जो भेजना होगा, क्योंकि बाहर वाले क्या करेंगे, वो क्योंकि हमारे यहाँ पैसा कम हुआ है, तो वो क्या करेंगे, वो ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, वो खरीदेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या कर रहा है। जहां मांग पूरी होती है उस बाजार को क्या कहते हैं? जहां मांग पूरी होती है उसको खरीद का बाजार, बायर मार्केट कहते हैं, ठीक है। खरीद का बाजार, खरीदार का बाजार, जहां अधिक वस्तुएं उपलब्ध होने के कारण खरीदार को लाभ हो सके, होता है। इंडिया ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन की स्थापना कब हुई थी? करें इंडिया ब्रांड इक्विटी की स्थापना कब हुई थी, जिसको क्या IBEF को बोलते हैं। तो इसकी स्थापना 2003 में हुई थी। याद रख लें कब हुई थी? 2003 में। कल्चर्ड मोती का उत्पादन किस देश का महत्वपूर्ण कुटीर उद्योग है? तो कल्चर्ड मोती का उत्पादन किसका है? ये जापान का है। तो जापान में कल्चर्ड मोती का उत्पादन एक महत्वपूर्ण कुटीर उद्योग है। तारापुर समिति किस क्षेत्र से संबंधित है? तारापुर समिति किससे संबंधित है? तो तारापुर विदेशी मुद्रा का प्रबंधन करने से संबंधित है। याद रखिएगा, विदेशी मुद्रा का फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट से संबंधित है तारापुर समिति, ठीक है। ये याद रख लेंगे। तारापुर समिति ने रुपए की पूंजी खाते में परिवर्तनीय अकाउंट
कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी पर सुझाव दिए थे। कह रहे हैं कि रुपए की पूंजी खाते में परिवर्तन, कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी ऑफ रूपी का मुख्य उद्देश्य क्या है ये बताना है। इसका उद्देश्य क्या है? पूंजी की स्वतंत्र आवाजाही, ठीक है, फ्री मूवमेंट ऑफ कैपिटल इसका उद्देश्य है। नहीं देखते हैं। अब देखिए यहीं पर क्या है, चिलैया समिति किस पर बनी थी? कर सुधार पर बनी थी, याद रख लेंगे। ठीक है। रतन टाटा ने नैनो प्रोजेक्ट को किस स्थान से सारण स्थानांतरित कर किया था? तो ये कहाँ से करें, किस स्थान से? ये सिंगूर से, याद रख लेंगे। किसानों और भूमि विवाद के पैदा होने के कारण नैनो प्रोजेक्ट ने सिंगूर से साणद गुजरात में ले जाया गया। ठीक है, तो याद रखेंगे सिंदूर से साणद। औद्योगिक विकास की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक विकसित है? करें उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र विकसित है? तो ये वेस्टर्न रीजन, ठीक है, ये वो ज्यादा दिल्ली के आसपास का क्षेत्र है जहां पर हरित क्रांति का सबसे ज्यादा लाभ हुआ है। वेस्टर्न रीजन उत्तर प्रदेश का सबसे ज्यादा विकसित है। करें सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग कहाँ स्थित है? सेंट्रल CIAE, ठीक है, तो ये कहाँ पर स्थित है? ये भोपाल में स्थित है, याद रखेंगे। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग भोपाल में स्थित है। करें विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय जिनेवा में है। तो याद रख लेंगे कहाँ पर है? जिनेवा में है, WMO का मुख्यालय। ठीक है, ये देखते हैं। करें पैन, पैन में पी का अर्थ क्या होता है? पैन कार्ड में पते के स्थान पर पी अक्षर का क्या दर्शाता है? तो पर्सन क्या दर्शाता है? जो पी होता है वो पर्सनल दर्शाता है, याद रख लेंगे, पर्सनल। ठीक है, ठीक है, तो ये व्यक्तिगत पर्सनल अकाउंट नंबर, याद रखें पर्सनल। ये पी पी एन पैन कार्ड का अक्षर का यह संकेत मिलता है कि यह कार्ड क्या है, ये एक व्यक्तिगत कार्ड है। ठीक है, ठीक, तो ये याद रख लेंगे। ठीक है, लेकिन ये याद रख लेंगे पैन का फुल फॉर्म अलग हो। देखिए पैन तो ये दिखाता है कि ये व्यक्तिगत पर्सनल है, लेकिन ये याद रख लेंगे ये पैन का फुल फॉर्म क्या होता है? तो पैन का फुल फॉर्म होता है परमानेंट अकाउंट नंबर। ठीक है, तो याद रखेगा परमानेंट अकाउंट नंबर होता है। मैं लिख देता हूँ परमानेंट, परमानेंट अकाउंट नंबर। ठीक है, अकाउंट नंबर इसका फुल फॉर्म होता है। तो परमानेंट अकाउंट नंबर पैन का फुल फॉर्म होता है। पी क्या होता है? परमानेंट अकाउंट नंबर ये होता है, लेकिन ये एक पर्सनल होता है। ठीक है, ये मतलब ये नहीं कि आपका सब कुछ सब यूज करें। ठीक है, तो ये पर्सनल होता है। यहाँ पर होना चाहिए पैन में पी का पी अक्षर क्या दर्शाता है, पी आइडेंटिकेट क्या करता है। तो यहाँ पर अगर यहाँ पर कर ये सब तो होता नहीं है। ठीक है, अगर इस अकॉर्डिंग देखे जाए तो ये पर्सनल मतलब ये परमानेंट ही कर दीजिएगा अगर आपका क्वेश्चन बनेगा, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि वहां पर हो सकता है इस टाइप का क्वेश्चन ना पूछे, वहां पर परमानेंट कर लीजिए, परमानेंट। ठीक है, परमानेंट अकाउंट नंबर कर दीजिएगा। ठीक है, परमानेंट अकाउंट नंबर होता है। ठीक है, तो ये याद रख लेंगे। प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत दुर्घटना बीमा की राशि कितनी है? तो प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत दुर्घटना बीमा की राशि कितनी है ये बताना है। तो कितना है? तो यहाँ पर 2 लाख रुपए है। तो याद रखेंगे कितना है? 2 लाख रुपए। तो प्रधानमंत्री जनधन योजना खाते धारकों के लिए जीवन की दुर्घटना बीमा राशि सुविधा उपलब्ध कराती है, जो जनधन खाता खुलवाते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या कहता है? दीनदयाल अंत्योदय योजना किस क्षेत्र से संबंधित है? कह रहे हैं जो दीनदयाल अंत्योदय योजना है वो किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये कौशल आपका विकास और ग्रामीण क्षेत्र में संबंधित है। कौशल विकास ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों से संबंधित, स्किल डेवलपमेंट रूरल और यहाँ पर अर्बन एरिया में करना है। प्रधान दीनदयाल अंत्योदय योजना, अंत्योदय योजना याद रखिएगा, अंत्योदय योजना कौशल से संबंधित है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर, यह योजना गरीबों और युवा वर्ग के कौशल विकास के लिए 2015 में शुरू की गई थी। जीएसटी का उद्देश्य क्या है? करें जीएसटी का उद्देश्य क्या है? तो जीएसटी का उद्देश्य क्या है? अप्रत्यक्ष कर प्रणाली को सरल, मितव्ययी और कुशल व्यवहारिक बनाना इसका जीएसटी का उद्देश्य है। तो याद रखेंगे जीएसटी का उद्देश्य यही है। 101वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से भारत में जीएसटी के लागू किया गया ताकि अप्रत्यक्ष कर प्रणाली को एकीकृत और सरल बनाया जा सके। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर क्या है। यहाँ पर भारत में वस्तु और सेवा कर कब से लागू हुआ है? कह रहे हैं जो भारत में जीएसटी लागू हुआ है ये कब से लागू हुआ है? तो 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ है। तो 1 जुलाई 2017 से भारत में
जीएसटी लागू कर दिया गया है। ठीक है, अब करें वस्तु और सेवा कर जीएसटी किस प्रकार का टैक्स है? तो जीएसटी एक अप्रत्यक्ष टैक्स होता है। ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्स होता है जीएसटी। जीएसटी एक अप्रत्यक्ष टैक्स होता है जो उपभोक्ता द्वारा वस्तु और सेवा की खरीद पर लागू होता है। इसे व्यापारी, सेवा प्रदाता सरकार को जमा करता है। करें जीएसटी ने अपने पूर्ववर्ती करों को कैसे प्रभावित किया? करें जीएसटी जो अपने पूर्ववर्ती करों को किस प्रकार से, तो जो अधिकांश अप्रत्यक्ष करों को प्रतिस्थापित कर एक एकल कर संरचना का निर्माण किया। मतलब पहले क्या होता था, बहुत से सारे टैक्स लगाया जाता था, लेकिन इसको सबको मर्ज करके एक एक सिंगल कर बना दिया गया। ठीक है, मतलब सिंगल नहीं, मतलब दो तीन स्लॉट में डिवाइड कर दिया गया। ठीक है, बहुत सी चीजों को। ठीक है, जीएसटी ने विभिन्न अप्रत्यक्ष करों को केंद्रीय उत्पाद शुल्क, बिक्री कर, सेवा कर को प्रस्तावित कर एक एकल व्यवस्था बनाई। ठीक है, ये याद रखेंगे। करें जीएसटी को लागू करने का आधार में कौन सा संशोधन किया है? तो जीएसटी लागू करने का आधार कौन सा संविधान संशोधन है? ये तो अभी हमने क्या किया, पैसा से रिलेटेड है तो 101वां संविधान संशोधन। तो याद रखेंगे 101वां संविधान संशोधन हो गया। करें जीएसटी पूरे भारत में एक समान दर से लागू होने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो क्या है, भारत में एकीकृत बाजार को साझा बाजार बनाना और प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना। एक समान दर को जीएसटी लागू करने के पूरे देश में समान व्यापार माहौल बनाना और उपभोक्ताओं व उत्पादकों दोनों के हितों की रक्षा करना। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या है, जीएसटी किस प्रकार लागू होता है? तो जीएसटी किस प्रकार लागू होता है ये बताना है। ठीक है, जीएसटी किस प्रकार किस पर लागू होता है? तो जीएसटी किस पर लागू होता है? ये विनिर्माताओं से लेकर उपभोक्ता और वस्तुओं एवं सेवाओं पर सेवाओं की आपूर्ति पर लागू होता है। तो विनिर्माताओं से लेकर उपभोक्ताओं तक वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति, सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस फ्रॉम मैन्युफैक्चर टू कंज्यूमर तक लागू होता है। नेक्स्ट देखते हैं हमारा यहाँ क्या कर रहा है। कह रहे हैं भारतीय संघीय ढांचे के अनुसार जीएसटी के कितने मुख्य घटक होते हैं? कह रहे हैं जीएसटी के मुख्य घटक कितने होते हैं? तो जीएसटी के मुख्य घटक दो होते हैं, याद रख लेंगे। जीएसटी के कितने घटक होते हैं? दो घटक होते हैं। किसी वस्तु में, किसी राज्य में वस्तु और सेवा कर किस प्रकार से लगाया जाता है? किसी राज्य में वस्तु और सेवा कर सीजीएसटी लगता है, एसजीएसटी दोनों लगता है। तो सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों लगता है, ये याद रख लेंगे। ठीक है, यहाँ पे हो गया। हाँ, देखिए राज्य में हुई लेन देन पर केंद्र सीजीएसटी लगाता है और राज्य एसजीएसटी एक साथ लगाते हैं और उनका संग्रह करते हैं। नहीं देखते हैं यहाँ पर, अंतर्राज्यीय लेन देन पर कौन सा जीएसटी लगाया जाता है? मतलब एक राज्य से दूसरे राज्य में जो जीएसटी मतलब लेन देन होता है उसमें आई जीएसटी लगाया जाता है, याद रख लेंगे। आई जीएसटी मतलब ये दो दो तरीके से होते हैं। मतलब अगर सेंटर लगाया जाए, एक राज्य है और एक राज्य ये है। ठीक है, और एक ये सेंटर है, तो सेंटर ये है। ठीक है, सेंटर ये है, ये स्टेट वन है, स्टेट वन, ये स्टेट टू है। ठीक है, ये स्टेट टू है। अब देखिए ये है आपका बिहार मान लीजिए है, और ये उत्तर प्रदेश है। अब देखिए अगर एक जो सेंटर लगाएगा स्टेट पर वो क्या कहलाएगा? सीजीएसटी कहलाएगा। ठीक है, या सेंटर इस स्टेट पर लगाएगा, सीजीएसटी कहलाएगा। ठीक है, या मतलब ये उत्तर प्रदेश खुद अपने लोगों पर लगाएगा तो एसजीएसटी लगाएगा। ठीक है, याद रख लेंगे एसजीएसटी लगा। तो सीजीएसटी और एसजीएसटी एक स्टेट पर लगता है, लेकिन अगर ये उत्तर प्रदेश और बिहार एक दूसरे से व्यापार कर रहे हैं तो आईजीएसटी लगता है। याद रख लेंगे, आईजीएसटी होता है। ठीक है, तो अनुच्छेद 269 ए के तहत केंद्र राज्य अंतर्राज्यीय व्यापार आईजीएसटी लगाता है, जो सीजीएसटी और एसजीएसटी के योग के बराबर होता है। केंद्र और राज्यों की वितरित किया जाता है। ठीक है, केंद्र और राज्यों पर कौन सा जीएसटी लगाया जाता है? तो सरकार केंद्र सरकार कौन सा जीएसटी लगाता है और संग्रह करता है? कहते जो केंद्र सरकार होता है वो कौन सा जीएसटी लगाएगा और संग्रह करता है? तो केंद्र सरकार अभी हमने बताया सीजीएसटी लगाता है। ठीक है, सेंट्रल का जीएसटी होता है वहां पर। ठीक है, करें आईजीएसटी किसके द्वारा संग्रहित लगाया जाता है और संग्रहित किया जाता है? तो आईजीएसटी जो होता है, आईजीएसटी किसके द्वारा लगाया और संग्रहित किया जाता है? तो आईजीएसटी होता है ये भी आपका केंद्र सरकार के द्वारा ही लगाया जाता है। तो याद रखिए केंद्र सरकार के द्वारा लगाया जाता है, लेकिन बाद में इसे राज्यों द्वारा वितरित कर दिया जाता है। तो याद रख लेंगे, आईजीएसटी केंद्र द्वारा लगाया जाता है और संग्रहित किया जाता है, बाद में इसे केंद्र और राज्यों के बीच वितरित कर दिया जाता है। ठीक है, तो याद रखेंगे आईजीएसटी क्या होता है? केंद्र द्वारा लगाया जाता है, मतलब ये दो स्टेट हैं इन पर लगाया, ये सेंटर है,
ये लगा देगा इस पे आईजीएसटी, यहाँ भी आईजीएसटी, यहाँ भी आईजीएसटी। बाद में क्या होगा, ये राज्य और ये केंद्र सब मिलकर अपना आपस में बांट लेंगे, ठीक है। तो और ये याद रखें, केंद्र और राज्यों के बीच वितरित होता है आईजीएसटी, और आईजीएसटी लगाता कौन है, केंद्र लगाता है, ठीक है। तो ये याद रख लेंगे। देखिए आईजीएसटी एक राज्य दूसरे राज्य पर आधारित होता है, तो दो राज्य उसमें आईजीएसटी होता है, तो ऐसा थोड़ी है कि कौन एक राज्य लागू कर देगा, वो केंद्र ही लगाएगा, लेकिन वितरित सब लोग कर लेंगे, ठीक है। सीजीएसटी कौन लगाता है, केंद्र सरकार। एसजीएसटी कौन लगाता है, राज्य लगाते हैं। तो तीनों याद रख लेंगे कौन क्या लगाता है। एसजीएसटी आपका, जब आपका एस पूछा तो ये राज्य लगाएगा, ठीक है। जब आपका सी पूछे तो ये सेंटर लगाएगा, मोदी जी लगाएंगे। और आई पूछेगा तो ये भी मोदी जी लगाएंगे, लेकिन वितरित सब में होगा। तो ये याद रख लेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, केंद्रीय जीएसटी में कौन कौन से कर शामिल होते हैं। करें, केंद्रीय जीएसटी में कौन कौन से कर शामिल होते हैं। तो केंद्रीय उत्पाद शुल्क, अतिरिक्त उत्पाद शुल्क, सेवा कर, अतिरिक्त सीमा शुल्क, अतिरिक्त विशेष अतिरिक्त सीमा शुल्क होता है, अधिभार और उपकर, ये सब होता है। सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, एडिशनल एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स होता है, काउंटरवेलिंग ड्यूटी होता है, स्पेशल एडिशनल ड्यूटी होता है, सेस और सरचार्ज होता है, ठीक है। तो ये याद रख लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं हम, आपका क्या है, तो राज्य जीएसटी में कौन कौन से कर शामिल होते हैं राज्य जीएसटी में। तो कह रहे हैं राज्य जीएसटी में कौन कौन सा है, तो राज्य मूलवर्धन कर होता है, वैट होता है, बिक्री कर होता है, मनोरंजन कर होता है, बिक्री कर होता है। तो याद रखेंगे राज्य मूलवर्धन संवर्धन कर में कौन कौन से शामिल होते हैं। यहाँ देखते हैं, राज्य जीएसटी में विलासिता कर, लग्जरी टैक्स और लॉटरी सट्टा जुए पर कर शामिल होते हैं या नहीं। कह रहे हैं राज्य जीएसटी में विलासिता कर, लग्जरी टैक्स, लॉटरी सट्टा जुए पर कर शामिल होते हैं कि नहीं। तो हाँ, शामिल होते हैं, ठीक है। तो ये याद रख लेंगे क्या होता है, शामिल होते हैं। नहीं देखते हैं, राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में ये कर आते हैं जिसमें एसजीएसटी शामिल होता है। कह रहे हैं कि क्षतिपूर्ति कंपनसेशन किस उद्देश्य से दी जाती है, क्षतिपूर्ति किस उद्देश्य से दी जाती है, ये बताना है। तो उसका उद्देश्य क्या होता है, राज्यों को जीएसटी लागू करने के कारण हुए राजस्व नुकसान की भरपाई के लिए ये दिया जाता है, ठीक है। कंपनसेशन किस उद्देश्य से दी जाती है, याद रख लेंगे। राज्यों को जीएसटी लागू करने होने के कारण राजस्व नुकसान की भरपाई के लिए दिया जाता है, ठीक है। संविधान के 101वें संविधान के संशोधन के द्वारा धारा 18 के अनुसार जीएसटी के कारण हुए राजस्व नुकसान की भरपाई केंद्र सरकार द्वारा दी जाती है। कंपनसेशन किसके द्वारा दी जाती है, केंद्र सरकार के द्वारा। कह रहे हैं कि क्षतिपूर्ति कितने वर्षों तक राज्यों को दी जाती है। तो क्षतिपूर्ति कह रहे हैं ये कितने, और 5 वर्षों तक राज्यों को दी जाती है, ठीक है। तो 5 वर्षों तक याद रख लेंगे, ये 5 वर्षों तक राज्यों को दी जाती है। नहीं देखते हमारा क्या है, कह रहे हैं कि जीएसटी क्षतिपूर्ति के लिए आधार वर्ष कौन सा है। जीएसटी क्षतिपूर्ति के लिए आधार वर्ष 2015-16 है, ठीक है सर। कंपनसेशन के लिए, जीएसटी कंपनसेशन के लिए, जीएसटी कंपनसेशन कौन देता है, ये सेंटर देता है। कह रहे हैं इसके क्षतिपूर्ति के लिए कौन सा आधार वर्ष है, 2015-16 आधार वर्ष होता है। नहीं देखते हैं, कह रहे हैं कि राज्य जीएसटी केंद्र द्वारा आरोपित लेकिन राज्यों द्वारा संग्रहित कौन सा कर शामिल होता है। तो केंद्रीय बिक्री कर, सेंट्रल सेल टैक्स शामिल होता है, याद रखिएगा। बी वाला आंसर सही होगा। मनोरंजन कर किसके अंतर्गत आता है, करें मनोरंजन जो कर होता है, सी ये मनोरंजन कर किसके आधार, हमें अभी हमें कहे थे, ये इसका एग्जाम एक्सप्लेन किए थे डिटेल में। तो एसजीएसटी के अंतर्गत आता है। तो मनोरंजन कर किसके अंतर्गत आता है, एसजीएसटी, क्योंकि इसको राज्य सरकार लगाती है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पर 125 ये जीएसटी परिषद का गठन किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया। तो 101वां संविधान संशोधन, ठीक है, वही क्वेश्चन है आपका। कौन सा अनुच्छेद, अनुच्छेद 279 ये जोड़कर जीएसटी परिषद का गठन किया गया। तो याद रखिएगा 279A, जो इसको जोड़कर क्या किया गया, जीएसटी परिषद का गठन किया गया, ठीक है। जीएसटी परिषद का गठन किया गया किसको, 279। जीएसटी परिषद का सचिवालय कहाँ स्थित है, करें जीएसटी परिषद का जो सचिवालय है ये कहाँ पर स्थित है। तो ये चेन्नई में स्थित है, याद रख लेंगे कहाँ पर, चेन्नई में। डी वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। सॉरी चेन्नई करें, नई दिल्ली, ठीक है। तो ये कहाँ पर है, तो जीएसटी परिषद का सचिवालय नई दिल्ली में, चेन्नई में नहीं, ठीक है। चेन्नई में आ गया था दिमाग, ठीक है। तो नई दिल्ली में शामिल है। तो जी ये कहाँ है, तो ये नई दिल्ली में। तो इसका सचिवालय कहाँ है, नई दिल्ली में है, ठीक है।
जीएसटी परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो जीएसटी परिषद के अध्यक्ष अगर हम देखते हैं तो केंद्रीय वित्त मंत्री जीएसटी परिषद के अध्यक्ष होते हैं। तो केंद्रीय वित्त मंत्री कौन होते हैं? जीएसटी परिषद के अध्यक्ष होते हैं। जीएसटी परिषद के उपाध्यक्ष का चयन कौन करता है? तो जीएसटी परिषद के उपाध्यक्ष का जो चयन करता है वो कौन करता है? सदस्यों के में से परिषद द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो उसको उपाध्यक्ष का चुनाव कर लिया जाता है। परिषद के सदस्यों में से एक उपाध्यक्ष के रूप में चुन लिया जाता है। जीएसटी की वस्तु और सेवा कर में कितने मुख्य स्लैब होते हैं? करें इसमें मुख्य स्लैब कितने होते हैं? तो 5 मुख्य स्लैब होते हैं। तो याद रख लें कितने? 5 मुख्य स्लैब होते हैं। बहुत ज़्यादा जीएसटी से आपका क्वेश्चन होते हैं। कौन सा? 5 हो गया, 12 हो गया, 18 हो गया, 28 हो गया। ठीक है, तो अन्य वस्तुएं ये सब कितने होते हैं? 5, 12, 18, 28, ये सब क्या होते हैं? जीएसटी के स्लैब होते हैं। ठीक है, कुछ वस्तुएं क्या होती है? छूट होती है। करें जीएसटी में कौन से व्यापारियों को दायरे में से बाहर रखा गया है? जीएसटी में, तो जीएसटी में कह रहे हैं कौन से व्यापारियों को इसके दायरे से बाहर रखा गया है? वार्षिक कारोबार 40 लाख तक के छोटे व्यापारी को। ठीक है, वार्षिक कारोबार 40 लाख रुपए तक के छोटे व्यापारी को इसके से बाहर रखा गया है। ठीक है, छोटे व्यापारियों को जीएसटी से बाहर रखा गया ताकि प्रशासनिक बोझ कम हो सके, मुक्त हो। जीएसटी कह रहे हैं यहाँ पर जीएसटी परिषद के सदस्य कौन होते हैं? तो जीएसटी परिषद के सदस्य कौन होते हैं ये बताना है। तो केंद्रीय राजस्व और वित्त मंत्री और राज्यों के वित्त और कर मंत्री ये सब होते हैं। ठीक है, जीएसटी परिषद का अधिकार क्या होता है? जीएसटी पर निर्णय लेने का अधिकार होता है। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हो गया है जीएसटी। तो भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का आकलन किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने। तो भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का आकलन दादा भाई नौरोजी ने 1867-68 में भारत की राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम आकलन किया था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हमारा का है ना। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? तो ये एनएसओ करता है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस करता है एनएसओ। राष्ट्रीय आय का गणना कौन करता है? एनएसओ करता है। नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या है। कह रहे हैं 2022-23 में फर्स्ट सकल घरेलू उत्पाद ग्रॉस डोमेस्टिक सेविंग में जीडीपी का योगदान क्या है? तो ग्रॉस डोमेस्टिक सेविंग में जीडीपी का योगदान 30.2 है। तो याद रखेंगे भले 22-23 का रहा है, आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार वर्ष 2022-23 के में सकल घरेलू बजट जीडीपी का 30.2 थी। ठीक है, ये याद रख लेंगे। अब देखिए डेमोग्राफिक, करें डेमोग्राफिक ट्रांजिशन के प्रथम चरण की विशेषता क्या है? करें जो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन है उसके प्रथम चरण की विशेषता क्या है? उसके प्रथम चरण की विशेषता क्या है? जन्म दर उच्च होना चाहिए, मृत्यु दर उच्च है। तो जन्म दर भी उच्च और मृत्यु दर भी उच्च है। तो जनांकीय संक्रमण, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन का प्रथम चरण की विशेषता क्या है? ये याद रखिए। नहीं देखते हैं हमारा यहाँ क्या करा है। यहाँ कह रहा है कि स्थिर मूल्यों पर 2024-25 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर अनुमानित कितनी है? तो स्थिर मूल्यों पर वर्ष 2024-25 में भारत की जीडीपी दर अनुमानित कितनी है? तो 6.5। याद रख लेंगे कितना है? 6.5। स्थिर मूल्यों पर 2024-25 में भारत की जीडीपी दर कितनी अनुमानित है? 6.5%। राष्ट्रीय आय के द्वितीय अग्रिम अनुमान 2024-25 के अनुसार मूल्यों पर जीडीपी वृद्धि दर 6.5% अनुमानित है। कह रहे हैं भारत की जीडीपी में सर्वाधिक योगदान देने वाला कौन सा क्षेत्र है? तो भारत की जीडीपी में सर्वाधिक योगदान देने वाला कौन सा क्षेत्र है? तो सर्विस सेक्टर है। तो सर्विस सेक्टर भारत की जीडीपी में सबसे ज़्यादा योगदान देता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पर मानव विकास सूचकांक का प्रतिपादन किसने किया था? कह रहे हैं जो मानव विकास सूचकांक है इसका प्रतिपादन किसने किया था? तो महबूबुल हक ने किया था। तो याद रखेंगे कौन किए थे? महबूबुल हक ने किया था। ठीक है, पाकिस्तान के अर्थशास्त्री हैं, पाकिस्तान के अर्थशास्त्री महबूबुल हक ने मानव विकास सूचकांक का प्रतिपादन किया था। तो याद रखेंगे मानव विकास सूचकांक का प्रतिपादन महबूबुल हक ने किया था। नहीं देखते हैं बंद अर्थव्यवस्था की स्थिति क्या होती है? करें जो बंद अर्थव्यवस्था होती है वहाँ आयात निर्यात बंद होते हैं। ठीक है, तो आयात निर्यात क्या होते हैं? बंद होते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता विश्व में कोई ऐसी अर्थव्यवस्था है जो यहाँ पर बंद अर्थव्यवस्था है। बोला जाता है कि नॉर्थ कोरिया है, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, हर जगह से सबको ज़रूरत पड़ती है सामान लेने की। ठीक है, नॉर्थ कोरिया चाइना से बहुत सामान लेता है, तो बंद कैसे हो गया? तो याद रखेंगे ये। बस 165 ही क्वेश्चन थे। लगभग लगभग आपका सिलेबस कंप्लीट कर चुका हूँ। जो नहीं था उसको हमने बता दिया है। इसका पीडीएफ चाहिएगा तो टेलीग्राम से डाउनलोड कर लीजिएगा, आपको वहाँ पर इसका पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर अच्छा लगेगा तो शेयर कर दीजिएगा,
सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, ये चलते हैं हम नेक्स्ट देखते हैं। जय हिंद, जय भारत।